काट रही हूँ, काट रही हूँ। वालेकुम। सो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी उसका रिमेनिंग पार्ट आज डिस्कस करेंगे। दैट वाज डिस्कशन अबाउट सीकेडी। हाउ डू वी डिफाइन सीकेडी, हाउ डू वी मैनेज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीकेडी। सो सीकेडी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ किडनी दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल डिटीरियोरेशन जो आपका जीएफआर फॉल करेगा, या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एबनॉर्मेलिटीज। सेडिमेंट पे आपको एबनॉर्मेलिटीज मिले, एल्ब्यूमिन यूरिया हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नजर आए, या हमारे एसिड बेस बैलेंस में जो है वो डिफेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ ट्यूब्यूलर डिसऑर्डर्स। हिस्टोपैथोलॉजी पे हमें एबनॉर्मेलिटीज मिले, इमेजिंग पे, या किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो। किस तरह से हमने पेशेंट की रिस्क मैप के जरिए से असेसमेंट करनी है, इज द पेशेंट पेशेंट ऑफ लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई रिस्क। और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है कि अगर ऑरेंज कैटेगरी में आता है तो पेशेंट इज अ हाई रिस्क, रेड में इट्स वेरी हाई रिस्क। और हमने अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग किस तरह से रखनी है। मैनेजमेंट हमने सपोर्टिव एडवाइस करनी होती है अपने पेशेंट को विद वेट रिडक्शन, स्मोकिंग सिजेशन, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 times a week, एरोबिक जिसके ड्यूरेशन 30 to 60 minutes हो, लो सोडियम एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया मैनेजमेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। जो कुछ मजीद कॉम्प्लिकेशन सीकेडी के साथ पेशेंट में आती हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ AKI, CKD, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस मैनेजमेंट इज प्रोटीन इनटेक। पेशेंट का कैलोरिक इनटेक कितना रखना है? कैलोरिक इनटेक इन जनरली हमारा 25 to 35 किलो कैलोरीज होता है अक्रॉस ऑल दीज पेशेंट्स। प्रोटीन इनटेक जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि पेशेंट में प्रोटीन लॉसेस कितने हो रहे हैं, और साइमल्टेनियसली पेशेंट का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो कैटाबॉलिज्म का रेट है, वो कितना एक्सेसिव हुआ हुआ है। सबसे की कंडीशन में कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो हम प्रोटीन इनटेक भी ज्यादा रखेंगे। सिमिलरली जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं इनमें आपके प्रोटीन लॉसेज होंगे तो अगेन हम अपने प्रोटीन इनटेक ज्यादा रखेंगे। सीकेडी पेशेंट्स में 0.6 to 1 grams per kg पर डे। एक सिंपल AKI के पेशेंट में कितना रखेंगे? सीकेडी नॉट ऑन डायलिसिस में तो हम रख रहे हैं ना कुछ जगहों पे 0.6 to 0.8, और कहीं पे 0.8 to 1 grams per kg पर डे। AKI विदाउट, नॉट ऑन डायलिसिस, उस पेशेंट में हम कितना रखेंगे? ओके, डॉक्टर अबीरा ने आंसर दे दिया है। बाकी सब भी अपना आंसर बताएंगे। 0.8 to 1 grams per kg पर डे रखेंगे हम इन केस ऑफ AKI विदाउट एनी डायलिसिस। अगर सिमिलरली एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, 0.8 to 1 grams per kg पर डे हम रखेंगे ऑन ए पेशेंट विद हु इज नॉट ऑन डायलिसिस, हु इज नॉट सेप्टिक। अगर AKI में पेशेंट सेप्सिस के साथ हो तो फिर कितना रखेंगे? वहां पे हम रखेंगे 1 to 1.3 ग्राम्स पर केजी, 1 to 1.3 ग्राम्स पर केजी पर डे। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम रखते हैं 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे। अच्छा, सिनेरियोज भी हम कुछ साथ साथ देखते चले जाएंगे। A 42-year-old woman on peritoneal dialysis comes with tiredness and lethargy, has been unable to walk for more than 15 feet. She gives a history of 3 months of bloating, postprandial fullness, early satiety, consequently has lost 8% of her body weight. On investigation, there is a significant muscle wasting in both the upper and lower limbs. Phosphate patient का 1.49 and potassium is 3.2. Cholesterol is 2.3 millimoles and urea is 2 millimoles. How would malnutrition be measured in this patient? Anthropometry, dietary intake assessment, hand grip strength, serum albumin, or subjective global assessment? जो CKD के पेशेंट होते हैं उनमें हम मेल न्यूट्रिशन को असेस करते हैं विद सीरम एल्ब्यूमिन, बट AKI के केस में पेशेंट जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस पे है ना, तो यहाँ पे हम जो उसकी मेल न्यूट्रिशन का एक हमारे पास ये अवेलेबल होता है।
सॉरी आवाज कट गई थी। हमारे पास मेल न्यूट्रिशन के लिए जो है वो डायलिसिस पेशेंट्स में अवेलेबल होता है स्केल सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट, इसके जरिए से हम मेल न्यूट्रिशन को असेस कर सकते हैं। Okay, so a 70-year-old woman with CKD stage 3 was admitted to ICU with septic shock and AKI on CKD. On day 4 of hospitalization, she became oliguric and fluid overload and was started on CRRT. There was a moderate muscle wasting that is noticeable on her temporal areas. What would be the recommended protein intake? Patient is CKD stage 3, now has AKI with septic shock. साथ में एडिशनल एक चीज और आ गई है, CRRT। सिंपल एकेआई में मैंने कहा था 0.8 to 1 ग्राम्स पर केजी पर डे। एकेआई विद सेप्सिस में हम रखेंगे 1 to 1.2 ग्राम, 1 to 1.3 ग्राम्स पर केजी पर डे। और सीआरआरटी के पेशेंट में हम रखेंगे 1.5 to 1.7 ग्राम्स पर केजी पर डे। ठीक है, 24 आवर्स आपके पेशेंट में जो है वो जब सीआरआरटी कंटिन्यू होगा तो प्रोटीन लॉसेस भी उतना साइमल्टेनियसली ज्यादा होंगे। साथ में जब पेशेंट को सेप्टिक शॉक है तो हाई कैटाबॉलिक स्टेट है, हम अपना प्रोटीन इंटेक हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो इसमें रखेंगे सीआरआरटी एकेआई विद सेप्टिक शॉक विद सीआरआरटी 1.5 to 1.7 grams per kg per day. A CKD patient develops nephrogenic systemic fibrosis after undergoing an MRI. Which of the following is a primary underlying pathophysiological mechanism? Activation of fibroblasts, autoimmune mediated dermal fibrosis, phosphate accumulation, या endothelial dysfunction? Yes, majority is right. It's activation of the fibroblast due to gadolinium deposition. यहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस होता क्या है। नेफ्रोजेनिक अपने नाम से पता लग रहा है, बेसिकली इट्स अ सिस्टेमिक होल बॉडी फाइब्रोसिस दैट डेवलप्स बिकॉज ऑफ अ किडनी डिफेक्ट। इन पेशेंट्स में डेवलप होगा, ठीक है, इसके नाम से इतना आपको पता लग जाएगा कि किडनी डिफेक्ट है। यानी उन पेशेंट्स में जिनका जीएफआर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, व्हेन द जीएफआर इज लेस देन 30 ml per 1.73 मीटर स्क्वायर। और उसमें जब हमने पेशेंट को एक्सपोज किया विद अ गैडोलिनियम बेस्ड एमआरआई एजेंट, गैडोलिनियम कंट्रास्ट एजेंट दैट इज यूज्ड फॉर एमआरआई। होता क्या है, हमारे पास तीन तरह के गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट्स अवेलेबल होते हैं। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप 1, 2 एंड 3। वो क्यों डिफाइन किए जाते हैं इस तरह से, ये भी मैं बताती हूँ। गैडोलिनियम बेसिकली इज अ मेटल दैट्स हाईली अनस्टेबल, रीनली एक्सक्रीट होता है, और इसमें टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर सकता है। बट इन एन हेल्दी पर्सन जिसमें किडनी फंक्शन इज नॉर्मल, वहां पे आपका ये रेडिली एक्सक्रीट हो जाता है और इसका डैमेजिंग इफेक्ट नहीं आता। बट हैपन इज के जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनमें ये मेटल एक साइक्लिक चिलेटर्स के साथ जो है वो स्टेबलाइज हुआ होता है। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में इसको इसके जो चिलेटर्स होते हैं दे आर साइक्लिकल इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो साइक्लिकल जो मैक्रो साइक्लिकल चिलेटर्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ गैडोलिनियम वेरी इजीली, जिसकी वजह से इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आते। बट जो ग्रुप 1 है यहाँ पे जो मेंशन है, तो ग्रुप 1 में जो मेटल गैडोलिनियम मेटल इज सराउंडेड बाय लीनियर चिलेटर्स, जिसकी वजह से इसका रिलीज इजी हो जाता है। तो किस ग्रुप ऑफ गैडोलिनियम कंट्रास्ट एजेंट से हमें डैमेज हो सकता है, दैट इज द ग्रुप 1। इसमें से आपको नाम ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। तो 3 नेम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर आउट ऑफ दिस इज ग्रुप 1 के जो एजेंट्स हैं, गैडोपेंटेट, गैडोडायमाइड एंड गैडोवर्सेटामाइड। ये एजेंट्स अगर पेशेंट में यूज हुए हैं, और स्पेशली वो पेशेंट जिनका जीएफआर आपका लेस देन 30 ml per minute है, तो वहां पे रीनल एक्सक्रीशन कॉम्प्रोमाइज होगी। चिलेटर्स में से, लीनियर चिलेटर्स में से इजीली आपका मेटल रिलीज होगा, और फिर ये क्या करेगा, ये जाके इंटरेक्ट करेगा मोनोसाइट्स के साथ, स्टिमुलेट करेगा प्रोफाइब्रोटिक कीमोकाइंस को, रिलीजिंग फाइब्रोसाइट्स जो फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं और जाके हमारी बॉडी में फाइब्रोसिस कराते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर्स बता दिए गए कि उन पेशेंट्स में जहाँ पे आपका जीएफआर लेस देन 30 ml per minute है और ग्रुप 1 पेशेंट में एजेंट्स यूज हो रहे हैं। तो जब ये एजेंट जो गैडोलिनियम मैंने बताया कि फाइब्रोब्लास्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट करवाएगा फाइब्रोसाइट्स को फाइब्रोब्लास्ट में, दैट विल रिजल्ट इन फाइब्रोसिस। इनिशियली ये फाइब्रोसिस हमारे पास स्किन की इन्वॉल्वमेंट के तौर पे सामने आता है। डिस्टल जो हमारी पेरिफेरल रीजन्स है ये इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं, लिम्स में डिस्टल रीजन्स इन्वॉल्व होती हैं, एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू द प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और स्किन पे जो फाइब्रोसिस अपीयर होता है, इट हैज अ वुडी अपीयरेंस, वुडी लेदरी अपीयरेंस, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस जो है वो स्किन की हो जाती है। एंड देन एज इट प्रोग्रेसिव कैन, इफ इट इज हाईली प्रोग्रेसिव, तो ये आपकी बॉडी में जो है वो फिर जब लंग को इन्वॉल्व करेगा तो मोर्टेलिटी और मोrbidity बढ़ जाएगी।
हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, किडनीज में, रीनल ट्यूब्यूल्स में फाइब्रोसिस कर सकता है, हमारी आर्टरीज के फाइब्रोसिस ये कर सकता है, दैट कैन रिजल्ट इन इस्कीमिया। और मोर्टेलिटी, जो हाईएस्ट रेट ऑफ मोर्टेलिटी होते हैं इस कंडीशन में, वो होते हैं जब हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इसके लिए? स्किन बायोप्सी इज डायग्नोस्टिक एंड दैट विल शो यू हैphazardly अरेंज्ड स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल लाइक सेल्स जो है वो आपको हैphazardly अरेंज नजर आएंगे, बट विदाउट एनी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इट्स नॉट एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। हमारे सिर्फ गैडोलिनियम ने आके क्या किया है, फाइब्रोसाइट्स को स्टिमुलेट किया टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइब्रोब्लास्ट दैट रिजल्ट इन दिस फाइब्रोसिस। किस तरह से इसको मैनेज करना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका होता है बायोप्सी, बट वी डू नॉट प्रोसीड फॉर बायोप्सी इन एवरी केस बिकॉज यूजली क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आर सफिशिएंट टू मेक अ डायग्नोसिस। यूजली वो पेशेंट इसमें 60 to 90% केसेस में वो पेशेंट होते हैं जहाँ पे आपका जीएफआर लेस देन 30 ml/minute होता है एंड पेशेंट एक्सपोज हुआ होता है ग्रुप 1 गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट से फॉर एमआरआई। तो इसी क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेसिस पे हम अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं। बायोप्सी की जरूरत नहीं होती, बट बायोप्सी पे आपको क्या मिलेगा, हैphazardly अरेंज्ड स्पिंडल सेल्स विदाउट एनी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने बताया कि ये पहले हमारे पेरिफेरल पार्ट, डिस्टल पार्ट्स ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करेगा, लिम्स को इनिशियली इन्वॉल्व करेगा एंड देन इट कैन प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व दी विजरास ऑफ आवर बॉडी, लंग, हार्ट, किडनीज। एंड ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, हाउ विल वी ट्रीट दिस कंडीशन वंस इट डेवलप्स? अनफॉर्चुनेटली एक दफा अगर ये डेवलप हो जाता है तो वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट्स इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो सम बेनिफिट हैज बीन ऑब्जर्व्ड विद द यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन कॉम्बिनेशन विद मेथोट्रेक्सेट एंड यूवीए थेरेपीज, बट other than that, cyclophosphamide, cyclosporin, thalidomide, all of these different immunosuppressants have been used, but with just partial benefit. अभी तक कोई इसकी जो है वो recommended registered treatment अवेलेबल नहीं है। So the best treatment is prevention. प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली जिन पेशेंट में सीकेडी स्टेज 4 या जीएफआर लेस देन 30 ml/minute है, वहां पे हम सिर्फ ग्रुप 1 एमआरआई कंट्रास्ट को अवॉइड करेंगे। ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एजेंट्स आर कम्प्लीटली सेफ और उनके साथ आपको ये रिस्क नहीं होता, चाहे पेशेंट का जीएफआर लेस देन 30 ml/minute भी हो। एंड फॉर एनी पेशेंट हु अंडरगोज एमआरआई एमआरआई जो है विद अगर गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट, उसमें हम हीमोडायलिसिस, अगर पेशेंट डायलिसिस सीकेडी स्टेज 5 या नियर डायलिसिस है तो उसमें हीमोडायलिसिस फॉर 3 consecutive days विद इन 72 hours ऑफ एन एमआरआई जो है वो आइडियली एडवाइज्ड होते हैं। ठीक है। सो ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन, दैट इज बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ ग्रुप 1 एजेंट्स इन पेशेंट विद सीकेडी स्टेज 4 और बिलो। और वैसे ही हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स दैट आर हैव शोन टू बी ऑफ पार्शियल बेनिफिट, दे इंक्लूड योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट एंड यूवीए थेरेपी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ जो आज का है, सीकेडी एमबीडी। इससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज को हम पहले सॉल्व करेंगे। व्हाई डू सीकेडी पेशेंट डेवलप सेकेंडरी hyperparathyroidism? Is it excessive PTH production due to low serum phosphate, increased FGF23 leading to hypercalcemia, decreased renal conversion of vitamin D leading to hypercalcemia, or increased urinary calcium excretion? Yes, majority is right. It's C. CKD-MBD is correct, best characterized by systemic abnormalities in hypocalcemia. A is hypocalcemia, hyperphosphatemia, and high PTH, calcium, phos, PTH, vitamin D, and bone turnover, osteoporosis and increased fracture risk only, hypercalcemia, hyperphosphatemia, and high FGF23. Yes, majority is right. It's B. In CKD-MBD, vascular calcifications occur primarily due to yes, majority is right. It's B. A 50-year-old man with hypertension in CKD5 on dialysis is found to have a calcium of 10.5, phosphorus of 7.2, IPTH of 700 picogram per ml. He is on cevalimab 2400 milligram 3 times a day with meals and pericalcitol 4 microgram 3 times a day week.
The patient also follows phosphate diet, low phosphate diet. Which of the following is correct? Should we increase pericalcitol to 10 micrograms, add calcium acetate, prepare the patient for parathyroidectomy, start senacalcet at 30 milligrams with increasing dosage up to 180 milligrams per day, or consult a dietitian for vigorous control of phosphate in diet? जो लोग कह रहे हैं स्ट्रेट अवे पैराथायरॉयडेक्टमी पे जाने का, क्यों कह रहे हैं? पहले हम पेशेंट में देखें, सीकेडी स्टेज 5 ऑन डायलिसिस है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो ये जा तो सिनेरियो टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की तरफ रहा है, लेकिन अभी तक हमने कैल्सीमाइमेटिक्स यूज नहीं किए हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे सीना कैल्सिट से, कैल्सीमाइमेटिक्स से, और उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। अभी डिटेल में हम मैनेजमेंट को डिस्कस भी करेंगे। A 42-year-old woman on maintenance dialysis for 3 years has following labs. KT by V patient का 1.3 है, calcium is 10.8, phosphorus 6.7, IPTH is 1240 picograms per ml. Medication में pericalcitol है 8 micrograms, 2400 milligrams 3 times a day patient Savelamar ले रहा है, और Sinacalcet 120 milligrams ले रहा है. Her only complaint is pruritus with some relief from the antihistamines. और पीटीएच पेशेंट का जो है वो डिक्रीज हुआ है इन लास्ट 2 मंथ्स फ्रॉम 1600 टू 1200। अब इस पेशेंट में जो है वो आप क्या करेंगे? पीटीएच डिक्रीज हुआ है, ये देख लें। इंक्रीज सीना कैल्शियम टू 180 milligrams पर डे, कॉल द सर्जन फॉर अ पैराथायरॉयडेक्टमी, इंक्रीज पेरिकैल्सिटोल, improve adherence to the diet, or do not make any changes at the moment. Majority is right. We'll call the surgeon for a possible parathyroidectomy because although PTH is decreasing, the decrease is not sufficient enough कि हम patient को medically continue करें. A 65-year-old man who has been on dialysis for 9 years reviewed in the clinic following monthly labs. Patient includes type 2 diabetes, ischemic heart disease, moderate to severe LVH, has been taking calcium acetate 3 times a daily and alpha calcidol 1 microgram. Calcium है पेशेंट का 2.5 millimoles, phosphate is 1.6 millimoles, alkaline phosphatase is 160 units per liter, and plasma parathyroid hormone level is 112. What is the most appropriate next step? Increase the dose of calcium acetate, increase the dose of alpha calcidiol, refer for parathyroidectomy, start as calcimimetic, or start IV alpha calcidiol. मैम जरा सिनेरियो फिर से शो करें। जी जी बिल्कुल, सिनेरियो पे चलते हैं जी। 65-year-old man has been on dialysis for 9 years, has diabetes, ischemic heart disease, calcium acetate 2 grams 3 times a day, alpha calcidol 1 microgram, and following are the labs. क्या करेंगे इसमें? डॉक्टर अली ने आंसर दे दिया है। जो सब कह रहे हैं कैल्शियम एमेटिक्स प्लाज्मा, पीटीएच तो पेशेंट का 112 पे है। ये देखना, हाँ ये मैंने इसीलिए सिनेरियो डाला है कि ये पीको मोल्स में है। पीको मोल्स, पिकोग्राम्स में हम रखेंगे 60 से अबव हमारी रेंज होती है ना, 100 to 150, और ये पीको मोल्स में जब होगा तो ये आपके लिए जो है वो 6 से 6
के पॉइंट फिगर से ज्यादा भी वेरी हाई होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, कैल्सीमामेटिक्स और पैराथायराइडेक्टमी। अब एक चीज जो सबने यहाँ पे मिस की है वो ये कि एक तो पेशेंट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस में है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि पेशेंट हैज इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड मॉडरेट टू सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो पेशेंट इज नॉट सर्जिकली फिट। उसका एक जो है वो सर्जरी सॉरी हाँ सर्जरी के अगेंस्ट जो है वो आ जाती है आपके पास। ऑल्दो जो है वो 1200 पे पेशेंट का जा रहा है पीटीएच, लेकिन अगर हम पिकोग्राम्स में कन्वर्ट करें, लेकिन सर्जरी के भी अगेंस्ट एक ओपिनियन जाती है, तो हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट को कैल्सीमामेटिक्स, ठीक है। In CKD associated secondary hyperparathyroidism, which of the following bone histologic finding is most likely present for secondary hyperparathyroidism? Majority is right, it's B. A CKD patient with secondary hyperparathyroidism undergoes a bone biopsy which reveals increased osteoid seams with normal mineralization but reduced bone volume. Which of the following is most likely underlying diagnosis? Majority is right, it's A, dynamic bone disease. In CKD, which of the following best explains the paradoxical increase in cardiovascular calcification despite low serum calcium levels? Yes, majority is right, it's B. In CKD, FGF23 levels are elevated. What is the primary function of FGA in this context? Yes, majority is right. 71-year-old CKD patient presents with worsening cardiac function. What is the primary cardiovascular impacts of FGF23 in CKD? Yes, majority is right. अब हम जो है वो अपनी टॉपिक की डिस्कशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज सीकेडी एमबीडी। CKD mineral bone disease, what is that? It is basically a systemic disorder. CKD-MBD is not a bone biopsy diagnosis. It is not a lab diagnosis. It is a systemic disorder जिसमें आपको डिफेक्ट्स मिलेंगे बोन मेटाबॉलिज्म के भी और मिनरल मेटाबॉलिज्म के भी। नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर जिसमें मिनरल और बोन मेटाबॉलिज्म दोनों के डिसऑर्डर्स मिलेंगे। दैट इज करेक्टराइज्ड बाय abnormalities ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म एंड पीटीएच। सेकंड वन चीज, एक चीज ये कि कैल्शियम आपको लैब में एबनॉर्मेलिटीज मिलेंगी कैल्शियम फॉस्फेटेज और विटामिन डी की। सेकंड थिंग इज कि आपको एबनॉर्मेलिटीज मिलेंगी बोन मेटाबॉलिज्म में। जब हम हिस्टोपैथोलॉजी हिस्टोलॉजी देखेंगे बोन की, तो उसमें टर्नओवर, मिनरलाइजेशन, बोन की वॉल्यूम, लीनियर ग्रोथ और स्ट्रेंथ जो है इसके डिफेक्ट्स मिलेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज दैट जो हमारी वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट इज द लैब में ब्लड में आपको एनालिसिस पे क्या मिलेगा, सेकंड इसके बोन डिजीज में क्या मिलेगा, एंड थर्ड इसके सॉफ्ट टिश्यूज और वेसल्स में हमें एक्स्ट्रा स्केलेटल कैल्सिफिकेशन मिलेगी बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट abnormalities, there is calcification of the extraskeletal tissues, soft tissues, and the vessels. That is the CKD-MBD. It's a spectrum of diseases that develops because of CKD. The mineral and bone के disorders, and that is because of CKD. So how do these mineral bone disorders begin? is कि हम एक दफा पैथोफिजियोलॉजी को go through करते हैं कि we have the parathyroid glands in the neck, and the parathyroid glands they are secreted in response to two things. एक तो हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो जब भी ये दो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा, व्हाट इज इट गोइंग टू कॉज, किडनी में जाके सबसे पहले इसने एक्टिवेट करना है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को, जो कन्वर्ट करेगा 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री को एक्टिवेटेड फॉर्म में, दैट इज कैल्सी डायोल से इनटू कैल्सी ट्रायोल, दैट इज 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री। What is this 125 dihydroxyvitamin D3 going to do? It has multiple different effects. एक तो ये कि इसने किडनीज में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना है।
गट में जाके इसने कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को एब्जॉर्ब कराना है। बोन में विटामिन D3 जो एक्टिवेटेड फॉर्म है उसने जाके अगेन बोन के टर्नओवर को इंक्रीज करवाना है, वहां पे भी कैल्शियम और फास्फोरस को इंक्रीज कराना है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D3 ने करना है, दैट इज दिस नेगेटिव फीडबैक। इस एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D3 ने करनी है नेगेटिव फीडबैक ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। विटामिन D3 खुद पीटीएच के स्टिमुलस से बना और फिर जाके उसने पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट करना है कि अब मजीद पैराथायरॉयड हार्मोन ना बने। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? कि जब हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिव जब सीकेडी में हमारे पास फॉस्फेट लेवल्स हाई होंगे तो आपके पास FGF23 स्टिमुलेट होगा, क्योंकि इट्स अ फॉस्फेट यूरिक, हमने पढ़ा है कि उसने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ब्यूल में फॉस्फेट को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देना एट एनी कॉस्ट। तो विद इंक्रीजिंग स्टेजिंग ऑफ सीकेडी फॉस्फेट एक्यूमुलेट्स इन आवर बॉडी और FGF23 उसके रिस्पॉन्स में होगा इंक्रीज। इस FGF23 ने आके ही इस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है, ताकि जिसकी वजह से एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D3 हमारे पास नहीं बनेगा। जिसका नुकसान हमें ये होगा कि हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन को जो नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन जा रही थी वो अब नहीं होगी, और पैराथायरॉयड हार्मोन अनकंट्रोल्ड निकलता रहेगा। ठीक है जी। तो जब ये अनकंट्रोल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन निकलेगा तो ये क्या क्या इफेक्ट्स लाएगा? एक तो ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि पैराथायरॉयड हार्मोन अनकंट्रोलेबली निकले, वो ये कि इसने बोन पे आके बोन की टर्नओवर को इंक्रीज कराना है। विटामिन D के ना होने की वजह से क्या होगा? एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा, दूसरा बोन्स पे पैराथायरॉयड हार्मोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसके रिस्पॉन्स में पैराथायरॉयड हार्मोन और ज्यादा रिलीज होगा। तो जाहिर है फिर ग्लैंड का पीछे हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी होगी। और इस पैराथायरॉयड हार्मोन ने आके क्या करना है? Osteoblast पे it binds with the parathyroid hormone receptors that leads to interaction of rank receptors with rank ligand. That results in activation of osteoclast और osteoclast जाके bone resorption करवाते हैं एसिडोसिस के थ्रू और कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज कराते हैं। दिस इज अ सिक्वाला दैट वी वांट टू अवॉइड बाय limiting the amount of parathyroid hormone that is being produced in conditions of CKD, क्योंकि जितना टर्नओवर ज्यादा होगा हमारी बोन रिजॉर्ब होती चली जाएंगी, वीकेंड होंगी और बोन डिजीज प्रोग्रेस करेगी। तो किस तरह से हमारे पास होता है, जैसे मैंने बताया कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ सीकेडी में अगर हम लैब्स में देखें तो हमें फॉस्फेट लेवल्स नॉर्मल मिलते हैं। वो नॉर्मल क्यों मिलते हैं? क्योंकि बैकग्राउंड में FG, अगर हम सीकेडी स्टेज और 1 और 2 3 स्टेज 3 तक आपको कभी भी फॉस्फोरस लेवल्स एलिवेटेड नहीं मिलते, ना ही ये रिकमेंडेड होता है कि हमने फ्रीक्वेंटली उनको टेस्ट करना है। वो क्यों एलिवेटेड नहीं मिलते? ऑल्दो हमारा GFR फॉल कर रहा होता है, स्टेज 3 के बियॉन्ड भी फॉल, पहले भी फॉल कर रहा होता है, बाद में भी फॉल कर रहा होता है, लेकिन फॉस्फोरस लेवल क्यों हमें नॉर्मल मिलते हैं? बिकॉज द PTH एंड FGF23 दे आर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। वो इंक्रीज हो रहे हैं इस रिस्पॉन्स में कि बॉडी में किसी भी तरह से हम फॉस्फेट को लिमिट करके रखें, बॉडी में फॉस्फेट के लेवल्स नॉर्मल रहें। एज वी प्रोग्रेस टूवर्ड फ्रॉम CKD स्टेज 3 to 4, आप देखेंगे कि फॉस्फेट लेवल स्टिल नियर बेस लाइन है, बट उसके अगेंस्ट हमारे जो PTH, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट लेवल इज स्टिल नियर द बेस लाइन, बट आपके FGF23 और PTH लेवल्स आर ऑलमोस्ट डबल, जो उनकी बेस लाइन थी वहां से डबल हो चुके हैं। इसका हमें क्या नुकसान होगा? कि हमने जैसे पढ़ा कि पीटीएच लेवल जो है वो क्या करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, दोनों की वजह से टर्नओवर, बोन रिजॉर्प्शन, फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली ज्यादा होती रहेगी। ठीक है। सो FGF23 साथ में हमें क्या नुकसान दे रहा है? कि वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर रहा है, फॉस्फेट को तो रिलीज कर स्क्रीट करवा रहा है, लेकिन साथ में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिट हो रहा है, जो कि फर्दर पीटीएच को स्टिमुलेट किए जा रहा है। इसके अलावा FGF23 के क्या इफेक्ट्स होते हैं? एक तो हमने ये भी देखा पीछे MCQs के थ्रू के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो है कॉज करता है बाय एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। CNS पे क्या इफेक्ट होता है FGF23 का? डिमेंशिया कॉज करता है। CNS पे ये डिमेंशिया कॉज करता है। सो FGF23 एंड PTH दे बोथ कंसीडर एज यूरिमिक टॉक्सिन्स, के जैसे जैसे बॉडी में CKD प्रोग्रेस कर रही है, यूरीमिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये बेनिफिट हमें दे रहे हैं कि ये फॉस्फेट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बट उसके एक्सपेंस पे ये खुद डबल द अमाउंट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें इनके जो है वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पे आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, डिमेंशिया, PTH के जो है वो इंक्रीज बोन टर्नओवर जो है वो नजर आ रहा है।
फिर जैसे जैसे आप स्टेज 4 सीकेडी से साथ में ये देखें कि विटामिन डी लेवल जो है वो फॉल करता चला जा रहा है, क्योंकि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है। स्टेज 4 से जैसे जैसे हम 5 की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो फॉस्फेट लेवल्स जो है वो मजीद राइज करते जा रहे हैं, क्योंकि ऑल दो FGF23 और PTH स्टिल राइज कर रहे हैं, लेकिन नाउ दे आर बिकमिंग एग्जॉस्टेड, और बॉडी जो है वो अब राइजिंग फॉस्फेट लेवल को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही। तो डिस्पाइट, तो उस सब का नुकसान हमें क्या हुआ कि फॉस्फेट लेवल भी फॉलिंग GFR के साथ बढ़ गया, और FGF23 और PTH लेवल्स भी बढ़ गए, जो यूरिमिक टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में बढ़ गए। तो फॉस्फेट किस तरह से हमें जो है वो नुकसान देता है कि फॉस्फेट इट सेल्फ क्या करेगा, FGF23 को स्टिमुलेट करवाएगा, उसके थ्रू 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी कम होगी। फॉस्फेट डायरेक्टली जाके जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, उसके थ्रू वो PTH को स्टिमुलेट करेगा। फॉस्फेट डायरेक्टली पैराथायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसके थ्रू इवेंचुअली क्या होता है, दिस हाइपरफॉस्फेटीमिया इवेंचुअली रिजल्ट्स इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसी सारी इवेंट को, जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक्सेसिव, इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, जिसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हाइपरफॉस्फेटीमिया के डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जो है वो स्टडी करते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज कैल्सिट्रायोल का। नॉर्मली जो कैल्सिट्रॉयल द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D3 हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट करके रखती है, उसको हमने पढ़ा कि फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देती है। नॉर्मली विटामिन D3 जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, द कैल्सिट्रॉयल फॉर्म, ये नॉर्मली हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन की जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है, ग्रोथ, जो ग्लैंड की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है, कैल्शियम रिसेप्टर्स की जो एक्सप्रेशन है उसको एलिवेट करती है, ताकि पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिवली स्टिमुलेट ना हो। ठीक है। और बोन की रेजिस्टेंस को लो रखती है, ताकि पैराथायरॉयड मिनिमल स्क्रीशन के साथ उसका काम चलता रहे। जब हमारे पास कैल्सिट्रायोल के लेवल्स डिक्रीज होते हैं, अनकंट्रोल जीन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हार्मोन रिलीज, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, बोन पे रेजिस्टेंस आएगी, जिसके इवेंचुअली रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डेवलप होगा। देयर इज अ डिफ्यूज या नोड्यूलर पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, डिक्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ विटामिन डी रिसेप्टर्स हो जाएगी, और एक्सप्रेशन ऑफ कैल्शियम रिसेप्टर्स डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है वो हमारे CKD की बोन लीजन्स क्रिएट करता है। कौन कौन सी बोन लीजन हमारे पास CKD के पेशेंट्स में आती हैं? दीज इंक्लूड द हाई टर्नओवर बोन डिजीज विच इज नोन एज द ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, लो टर्नओवर बोन डिजीज, ए डायनामिक बोन डिजीज, ऑस्टियोमलेशिया इन मिक्स यूरिमिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। इनको हम अभी अलग अलग जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चीज पे आ जाते हैं कि किस तरह से हमने मॉनिटर करना है, किस तरह से हमने डायग्नोज करना है पेशेंट को। जो एक CKD का पेशेंट है उसमें मिनरल बोन डिजीज को किस तरह से हमने डायग्नोज करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, और ट्रीट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो है वो एक ये सिनेरियो हम देखते जाते हैं कि 55-year-old फीमेल अटेंडिंग द लो क्लियरेंस क्लिनिक फॉर अ रूटीन रिव्यू। शी हैज CKD ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी। On examination, the BP is 130/80, GFR is 18 ml per minute, calcium is 2.2, phosphate is 1.5, and PTH levels are 10.5 picomoles per liter. How frequent should the parathyroid hormone be monitored? 18 to 24 months, 4 to 6 months, 6 to 12 months, monthly या quarterly? तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि पेशेंट की CKD की स्टेज क्या है। पेशेंट की CKD स्टेज क्या बन रही है? स्टेज 4 CKD। बिल्कुल। स्टेज 4 CKD में जो है तो हमने करना है 6 to 12 मंथली पेशेंट को मॉनिटर फॉर IPTH लेवल्स। ये टेबल जो है वो आप एज इट इज जो है वो याद करेंगे कि इसमें हमने कैल्शियम, फास्फोरस, PTH को किस तरह से मॉनिटर करना होता है। जो स्टेज 3 एंड अबव है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस को हम 6 to 12 मंथली मॉनिटर करेंगे, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली। अभी कैल्शियम और फास्फोरस की बात हो रही है। स्टेज 4 पे जाते हुए हम 3 to 6 मंथली जो है वो मॉनिटर करेंगे, और स्टेज 5 पे 1 to 3 मंथली, और स्टेज 5 विद डायलिसिस होगा तो वो 1 मंथली, मंथली आप पेशेंट को कैल्शियम और फास्फोरस के लिए मॉनिटर करेंगे। PTH लेवल्स स्टेज 3 एंड अबव पे सिर्फ एक बेसलाइन आप करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें, बिकॉज लैब में आपको उसकी एबनॉर्मेलिटीज नहीं मिलेंगे। तो डिटर्मिन ऑन द बेसिस के पेशेंट की CKD कितना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, आप बेसलाइन एक करवा लेंगे।
जब पेशेंट स्टेज 4 सीकेडी में आएगा तब ये हमारी पीटीएच की मॉनिटरिंग जो है वो 6 to 12 मंथली होगी। तो ये जो पिछला सिनेरियो था इसमें पेशेंट सीकेडी स्टेज 4 है और पीटीएच के बारे में पूछा गया, तो दैट्स 6 to 12 मंथली। स्टेज 5 सीकेडी में दैट्स 3 to 6 मंथली एंड द सेम गोज फॉर डायलिसिस 3 to 6 मंथली। अल्कलाइन फॉस्फेटेज और विटामिन डी लेवल्स जो है वो हम बेसलाइन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, और इसमें आपकी जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पेशेंट की बेसलाइन के अकॉर्डिंग आप लेके चलेंगे। कैल्शियम और फॉस्फोरस और पीटीएच को जो है वो आप माइंड में रखेंगे किस तरह से हमने करना है। तो पीटीएच सबसे पहले हम ब्लड में क्या करवाएंगे, कैल्शियम लेवल्स, फॉस्फोरस लेवल, विटामिन डी लेवल्स, ठीक है, विटामिन डी 3 लेवल, जो कि हमें पेशेंट की बॉडी में विटामिन डी 3 के स्टोर जो कैल्सीडायोल फॉर्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज विच इज अ मार्कर ऑफ बोन फॉर्मेशन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज या जैसे बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। और उसके बाद हमने क्या करवाना है, पीटीएच लेवल स्टेज 3 अबव पे बेसलाइन के अकॉर्डिंग 6 to 12 मंथली, स्टेज 4 में सॉरी बेसलाइन के अकॉर्डिंग स्टेज 4 पे 6 to 12 मंथली, स्टेज 5 में 3 to 6 मंथली। अच्छा, पीटीएच एसेस में क्या जो है वो डिफरेंस होता है। इनिशियली दे वर द फर्स्ट जनरेशन पीटीएच एसेस जो 60s और 70s में यूज किए जाते थे, दे वर लेस स्पेसिफिक। इनमें जो है वो एक्सेसिव जो 1 to 84 इंटैक्ट पीटीएच होता है, इसके एडिशन में कुछ एन टर्मिनल फ्रेगमेंट्स भी मैयर होते थे, इसलिए ये वाला लेस स्पेसिफिक था और ऑब्सोलीट हो चुका है। करंटली जो हम यूज करते हैं दैट इज द सेकंड जनरेशन इंटैक्ट पीटीएच, बट द मोस्ट रीसेंट वन जो इस वक्त एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अवेलेबल है दैट इज द थर्ड जनरेशन बायो एक्टिव एसेस। जो हम यूज करते हैं दैट इज द सेकंड जनरेशन इंटैक्ट पीटीएच एसेस, जो कि मैयर करते हैं 1 to 84 टर्मिनल्स प्लस सम एन टर्मिनल्स जो है ये यूज करते हैं। दे आर लेस स्पेसिफिक एज कंपेयर टू द न्यूअर जनरेशन जो आपके बायो एक्टिव पीटीएच है, लेकिन दे आर सफिशिएंटली स्पेसिफिक इनफ कि इसकी बेसिस पे हम अपनी मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग लेके चल सकते हैं। So currently we use the second generation intact PTH, but the most recent ones are the third generation bioactive PTH forms जो कि अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है, देर एक्सपेंसिव और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल है। अच्छा, तो हाई टर्नओवर बोन डिजीज में हमें जो है वो देयर वाज अ चार्ट जो आई थिंक मिस हो गया है, ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी चार्ट, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम बोन बायोप्सी के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हाई टर्नओवर बोन डिजीज में क्या होता है, हाई टर्नओवर बोन डिजीज के नाम से पता चल रहा है कि बोन का टर्नओवर जो पेशेंट में पैराथायराइड हाइपोकैल्सीमिया हुआ, हाइपरफॉस्फेटीमिया बिकॉज ऑफ सीकेडी डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमने भी ये सारा पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पढ़ा है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म डेवलप हो रहा है। दिस हाइपर पैराथायराइडिज्म इज लीडिंग टू इंक्रीज बोन टर्नओवर। इंक्रीज बोन टर्नओवर की वजह से हमें जो बोन में वीकनिंग डेवलप होती है दैट रिजल्ट इन दी ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। नॉन स्पेसिफिक बोन वीकनेस की वजह से आपको नॉन स्पेसिफिक से बोन पेन्स मिल सकते हैं। इंटैक्ट पीटीएच लेवल्स जो है वो यूजली 350 to 500 पिकोग्राम या इससे भी ज्यादा मिलते हैं जैसे जैसे पेशेंट टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की तरफ जाता है। रेडियोलॉजिकली अगर हम देखें तो पेशेंट में हमें सब पेरियोस्टियल इरोजन्स मिल सकती हैं, पेशेंट में जो है वो ल्यूसेंसिस रेडियो ल्यूसेंसिस मिल सकती हैं। स्पाइन में अगर हम देखें तो ये अगेन जो इरोजन्स हैं, ऑस्टिक इरोजन्स हैं, इनकी वजह से आपको रगर जैसी स्पाइन अपीयरेंस मिलती है। जो हैं हमारे अपर और लोअर जो इसका सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर्स ऑफ वर्टिब्री पे आपको ऑस्टियोस्क्लेरोसिस मिलते हैं और दरमियान में रेडियोल्यूसेंसिस, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं दिस अपीयरेंस इज नोन एज द रगर जर्सी स्पाइन अपीयरेंस। स्कल में जो है वो हमें क्या मिलेंगी, कि कोई डिस्क्राइब करेगा कि इस स्कल में क्या हमें दिखाया जा रहा है। हम ये पेपर पॉट पेरेंट्स हैं। आर यू श्योर? लिटिक लीजन्स। लिटिक लीजन्स, यस लिटिक लीजन्स, वेरी गुड। लिटिक मैंने सिर्फ ये इसीलिए डाला है कि जो है ना सब कंफ्यूज होंगे कि ये पेपर पॉट पेन है। ये जो आपको क्लियर जो मिल रही है बिल्कुल धब्बे धब्बे नजर आ रहे हैं, ये these are very specified characterized punched out lytic lesions जो कि हमें मिलती हैं किसमें, रेन ड्रॉप स्कल होता है मल्टीपल माइलोमा पे, बिल्कुल वेल सर्कमस्क्राइब वेल डिफाइंड पंच्ड आउट लिटिक लीजन्स, ये हमें मिलती हैं रेन ड्रॉप स्कल में विद मल्टीपल माइलोमा। और ये आपके पास आता है पेपर पॉट स्कल। पेपर पॉट स्कल का मतलब इसलिए कि नमक और मिर्च जो ब्लैक एंड व्हाइट है आपको वो दोनों पार्ट मिल रही है, रेडियोल्यूसेंसिस भी मिल रही है और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस भी मिल रहा है।
जिसकी वजह से ये वाइट और ब्लैक अपीयरेंस हो जाती है स्कल की। दिस इज द पेपर पॉट स्कल जो हमें हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के केसेस में मिलता है। इनको साइड बाय साइड अब आप कंपेयर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द रेन ड्रॉप स्कल विद मल्टीपल माइलोमा, दिस इज द पेपर पॉट स्कल विद द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसके बाद जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है फॉर ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका वो क्या है? मैम बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी, बिल्कुल बोन बायोप्सी ही हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसके बगैर हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट में मोस्ट लाइकली कौन सा क्लिनिकली जो है, क्लिनिकली और जो लैब इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बोन बायोप्सी। तो क्या हर केस में हमने बोन बायोप्सी करनी है? नहीं करनी है। नहीं करनी है तो किस केस में करनी है, क्या इंडिकेशंस होती हैं बोन बायोप्सी की? मैम जहाँ पे कैल्शियम लेवल जो है वो डिटरमाइन ना जी कर रहे हो, एल्यूमिनियम ओवरलोड सस्पेक्टेड हो, या बायोमार्कर्स ठीक है। इनकंक्लूसिव हो, या हाइपरकैल्सीमिया अनएक्सप्लेन्ड हो। नहीं, स्पेसिफिक कैसे बताएंगे? बायोमार्कर्स इनकंक्लूसिव का मतलब जो है वो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ना मैं डिफाइन कर पाऊंगी, ना आप डिफाइन कर पाएंगे। पिन पॉइंट आपने इंडिकेशंस बतानी है, वो इस वक्त चार ही हैं। देयर इज व्हेन द पेशेंट इज हैविंग अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर्स, जब आपने सारा लैब इन्वेस्टिगेशन कर लिया एंड यू आर नॉट स्टिल एबल टू फाइंड द रीजन, अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर्स हो। इफ द पेशेंट हैज a refractory hypercalcemia, if you're suspecting osteomalacia in context of aluminium intoxication, and fourth is if the patient is having a progressive decrease in the bone mineral density despite the standard treatment। फोर ही इंडिकेशंस करंटली हैं। पहले एक पांचवी इंडिकेशन ये भी होती थी कि बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट विद बिसफॉस्फोनेट्स भी हम पेशेंट की बायोप्सी करेंगे। नाउ इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो सीकेडी पेशेंट्स में जो चार इंडिकेशंस हम फॉलो करेंगे, दीज आर unexplained fractures, refractory hypercalcemia, when aluminum intoxication is suspected, or if the patient has a falling bone mineral density despite standard treatment। सो डबल टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग के साथ जो है वो हम बोन बायोप्सी करते हैं, जिसपे हम क्या क्या चीजें देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ स्टेनिंग करते हैं। इसमें हमने तीन चीजें देखनी होती हैं। इसकी बेस पे हम अपना डिसऑर्डर जो है ना वो डिफाइन कर सकेंगे। आपको सिनेरियो में भी पूछ सकते हैं कि टर्नओवर के बारे में बता के, मिनरलाइजेशन के बारे में बता के कि कौन सा डिसऑर्डर है। तो हमने टी, एम और वी, ये तीन चीजें देखनी होती है, दैट इज टर्नओवर, मिनरलाइजेशन और जो बोन की वॉल्यूम है। और इसकी बेस पे हम अपना बोन डिसऑर्डर बायोप्सी पे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑस्टिएटिस फाइब्रोजा को ही देखेंगे, जिसे हम अब तक देख चुके हैं। सॉरी, 1 मिनट। अच्छा, ऑस्टिएटिस फाइब्रोसा सिस्टिका में हमने देखा कि जी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ऑल ऑफ दैट इज इवेंचुअली लीडिंग इनटू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, जिसकी वजह से बोन टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा? हाई बोन टर्नओवर, जिसकी वजह से बोन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज टर्नओवर एंड इंक्रीज्ड बोन वॉल्यूम बट नॉर्मल मिनरलाइजेशन। ठीक है। द टू थिंग्स जो आपको ऑस्टियोफ्लोरोसिस, दैट इज इंक्रीज टर्नओवर एंड इंक्रीज्ड विद इंक्रीज टर्नओवर विद इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट, और आपको वोवन बोन मिलेगी विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम, बोन वॉल्यूम। ए डायनेमिक बोन डिजीज की बात करें तो क्योंकि उसमें ए डायनेमिक सिचुएशन हो जाती है, बोन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो क्या होगा? आपके पास टर्नओवर डिक्रीज, इसके साथ आपका वॉल्यूम भी हो जाएगा डिक्रीज, लेकिन मिनरलाइजेशन इसमें भी नॉर्मल रहेगी। ठीक है। सो आपको ए डायनामिक बोन डिजीज में क्या मिलेगा? लो टर्नओवर है, इसके साथ आपका नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट इज ऑल्सो लो, और ऑस्टियोइड सीम्स जो है वो थिन होंगी, या तो विजिबल ही नहीं होंगी, या आपकी ऑस्टियोइड सीम्स थिन होंगी। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में पोरस से आप माइंड में रखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस में आपका टर्नओवर भी ठीक है, मिनरलाइजेशन भी ठीक है, और सिर्फ जो बोन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो बोन वॉल्यूम ऑफ द इस कंडीशन में आपकी बोन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका टर्नओवर नॉर्मल होता है, वॉल्यूम नॉर्मल होती है। मिनरलाइजेशन जो डिफेक्ट होता है वो हमारी मिनरलाइजेशन का होता है। प्राइमरी ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में जो प्राइमरी मिनरलाइजेशन होती है वो ही डिफेक्टिव होती है। ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में वॉल्यूम लो होती है और ऑस्टियोमलेशिया में मिनरलाइजेशन लो होती है, लेकिन जो हमसे रेलेवेंट दो सबसे ज्यादा हैं, दैट इज हाई टर्नओवर बोन डिजीज। तो उसमें क्या है? हाई टर्नओवर विद इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट एंड इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट, और ए डायनेमिक बोन डिजीज विद डिक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्ट एंड डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट एंड थिन ऑस्टियोइड सीम्स। ये हमने जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकली पेशेंट में देखना है, और इसकी बेसिस पे हम अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हर केस में हमने बायोप्सी पे नहीं जाना, जिसके हम इंडिकेशंस जो है वो गो थ्रू कर चुके हैं।
अब अगर पेशेंट में हाई टर्नओवर बोन डिजीज है तो हम ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे पेशेंट में? हम फॉस्फोरस का डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे 600 to 900 mg पर डे। वेरी गुड। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दैट इज इजीली एबल, वी आर इजीली एबल टू अचीव, दैट इज कि हम पेशेंट में फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, डाइटरी फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेयरी प्रोडक्ट्स की, और जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बेकरी आइटम्स होती हैं, इनको हम लिमिट करेंगे। और ये देखा गया कि डायरेक्ट जो फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन इज सो इफेक्टिव कि आपकी पैराथायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाती है डायरेक्टली विद डिक्रीजिंग द डाइटरी फॉस्फेट। जो आप डाइट में फॉस्फेट को जब रिड्यूस करते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन स्क्रीशन भी रिड्यूस हो जाती है। द सेकंड थिंग जो हम करेंगे दैट इज कि अगर पेशेंट में वाइटामिन डॉक्यूमेंटेड वाइटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। वाइटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीट करना क्यों जरूरी है? मैम हाइपोकैल्सीमिया जो होगा विटामिन डी डेफिशिएंसी से होगा, वो पीटीएच की वो रिलीज को इंक्रीज करेगा। अच्छा, जो हमने विटामिन डी लेवल, जो हम सीरम में विटामिन डी थ्री लेवल्स चेक करते हैं ना, दैट इज कैल्सीडायोल फॉर्म, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है और इट इज इन नो वे रिप्लेसमेंट फॉर द एक्टिवेटेड फॉर्म। कैल्सीडायोल कैल्सीट्रायोल का काम नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। जो ये हमने सारे पीछे फंक्शंस पढ़े हैं ना, ये सारे कैल्सीट्रायोल के थे। गट में आके काम करना, बोन पे जाके काम करना, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देना, ये सारे कैल्सीट्रायोल के काम थे, जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री। अगर ये कैल्सीडायोल से अचीव हो सकता, फिर हम इतने सारे विटामिन डी एनालॉग्स बनाते ही ना, हम सिंपली पेशेंट को विटामिन डी थ्री देते रहते, कोल कैल्सिफेरोल, और उससे अपना काम चलाते रहते। ऐसे ही है ना। लेकिन ये करना हमें इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि कैल्सीडायोल कैल्सीट्रायोल का काम नहीं करता। कैल्सीडायोल की डेफिशिएंसी जो बॉडी के विटामिन डी थ्री स्टोर हैं, इनको पूरा करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कैल्सीडायोल के अदर अदर फंक्शंस भी होते हैं, एंडोक्राइन और पैराक्राइन एक्शंस भी होते हैं, जो कि विटामिन डी थ्री खुद से फुलफिल करेगा। लेकिन विटामिन डी स्टोर उसके पूरा करने से हम पीटीएच हार्मोन को सप्रेस नहीं कर रहे होंगे। पैराथायराइड हार्मोन को सप्रेस करने के वी विल हैव टू यूज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी एनालॉग्स, दैट आर दी कैल्सीट्रायोल एंड इट्स एनालॉग्स, ठीक है। सो पहले जो है वो हम स्टेप पे क्या करेंगे, पेशेंट की विटामिन डी के स्टोर्स को फुलफिल करेंगे, उसको फॉस्फेट डाइटरी फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम पेशेंट को फॉस्फेट बाइंडर स्टार्ट करेंगे, ओरल जो है वो हम पेशेंट को फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे। क्यों ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स देना जरूरी होता है? कि अगर ये हमारे बुक के ही इमेज है कि अगर पेशेंट की डेली इनटेक 1 ग्राम की है तो 60% जो एब्जॉर्ब होता है 4200 मिलीग्राम पर वीक, इसमें से अगर हम देखेंगे डायलिसिस, अगर ये पर सेशन ऑफ डायलिसिस कितना फॉस्फेट रिमूव होता है, दैट इज अबाउट 800 मिलीग्राम्स पर सेशन ऑफ डायलिसिस। दैट लीव्स अबाउट 250 to 300 मिलीग्राम्स ऑफ फॉस्फेट टू बी रिमूव्ड बाय अदर वेज इन द बॉडी। यानी कि 250 to 300 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फेट हमें रिमूव खुद से करना पड़ेगा किसी ना किसी फॉस्फेट बाइंडर के थ्रू। यहाँ पे हमारे फॉस्फेट बाइंडर्स का फंक्शन आता है, और ये टेबल जो है यहाँ पे आपके लिए यूजफुल होगा। इसमें ईच एंड एवरी जो फॉस्फेट बाइंडर है उसकी डोजिंग, और उसमें जो एलिमेंटल कैल्शियम के फॉर्म में या एल्यूमिनियम है वो रिटर्न हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी ये इस तरह से भी सिनेरियो में पूछ लेते हैं कि कितना जो है वो आप टेबलेट्स जो है वो पर डे दे सकते हैं, मैक्सिमम डोजिंग क्या है, और कितना जो है वो उसमें एलिमेंटल मिनरल प्रेजेंट है। अगर हम कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स की बात करें तो सबसे इजीली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव, और कंप्लायंस जिसके साथ, जाहिर इनएक्सपेंसिव ड्रग होगा तो कंप्लायंस पेशेंट की बेहतर होगी। तो मोस्ट कॉमनली यूज calcium based phosphate binders, they are available in two forms, there is calcium acetate and calcium carbonate। दोनों ही हमारी जो है वो क्लिनिकली यूज में होते हैं। जहां पे पेशेंट में सिवियर हाइपोकैल्सीमिया चल रहा हो तो यू कैन यूज कैल्शियम एसिटेट, बिकॉज इसमें अराउंड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें अराउंड 400 to 500 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसको आप जो है वो अप टू 1 ग्राम to 1500 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं पेशेंट को। दूसरी तरफ जो मोर कॉमनली हम एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, दीज इंक्लूड द कैल्शियम एसिटेट विच हैज रिलेटिवली लोअर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, बिकॉज मेजोरिटी जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, सवेयर हाइपोकैल्सीमिया कम ही पेशेंट्स में आता है, मेजोरिटी पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया होता है, बट हमें बहुत हाई नॉर्मल कैल्शियम चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि दैट विल अगेन लीड टू वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम और फास्फोरस कंबाइन होकर कैल्सिफिकेशन कराएंगे, वी डोंट वांट दैट। तो जो कैल्शियम एसिटेट है, ये हमारा मोर कॉमनली यूज कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर है। इसमें एलिमेंटल कैल्शियम के 169 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द ड्रग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 667 मिलीग्राम की ये एक टैबलेट अवेलेबल होती है जो 6 ग्राम्स तक आप डेली पेशेंट को
दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम बेस्ड बाइंडर्स की बात की जाए तो अगर पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया कैल्शियम बेस के साथ डेवलप हो रहा तो वी कैन ऑल्सो यूज मैग्नीशियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स। एल्यूमिनियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स, अगर कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स की ये बात की जाए कि ये कैल्शियम को कितना बाइंड करते हैं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं ये अबाउट 40 ग्राम्स ऑफ फॉस्फेट बाइंड करते हैं पर 1 ग्राम ऑफ दी कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि एसीटेट जो है वो 45 मिलीग्राम बाइंड करते हैं। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स को देखा जाए तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फेट को बाइंड कर रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज बाइंडिंग अबाउट 60 to 75 मिलीग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस, बट कॉमनली हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते बिकॉज इवेंचुअली दे कैन लीड टू एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, रेडली रिमूव नहीं होंगे बॉडी से, इसलिए दे आर नेवर यूज्ड रूटीनली। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम जो है वो पेशेंट्स में कुछ यूज करते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, कि एक वीक के लिए आप पेशेंट में, अगर पेशेंट में सवेयर हाइपरकैल्सीमिया हो, सॉरी हाइपरफॉस्फेटीमिया सवेयर हो, आपने फॉस्फेट लेवल्स को नीचे लेके आना हो शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये इतना हाई फॉस्फेट बाइंड करते हैं, तो आप ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नॉट अ फर्स्ट लाइन एजेंट एंड रिजर्व होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म यूज, 4 वीक्स के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये भी थोड़ा सा 2 to 4 वीक्स के ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये यूज नहीं किए जाते। अगर हम नेक्स्ट जो है वो देखें कि कौन से और फॉस्फेट बाइंडर्स हमें अवेलेबल हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट फॉस्फेट बाइंडर्स दैट इज नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर दैट इज सेवेलमर कार्बोनेट। पहले जो सेवेलमर हाइड्रोक्लोराइड था इट इज लेस कॉमनली यूज नाउ डेज बिकॉज ऑफ द गट, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रोड्यूस होता है पेशेंट में, इसके साथ गट साइड इफेक्ट्स जो है प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए यूज यूटिलाइज नहीं होता। नाउ वी यूज सेवेलमर कार्बोनेट। 800 मिलीग्राम की आपको इसकी टैबलेट मिलती है और मैक्सिमम डोजिंग कितनी हम यूज कर सकते हैं, 4.8 ग्राम्स पर डे इसकी यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। पर डे जो है वो सेवेलमर कार्बोनेट 4800 मिलीग्राम्स हम यूज कर सकते हैं। ये कितना जो है वो फॉस्फोरस बाइंड करता है, इट बाइंड्स जस्ट अबाउट 36 मिलीग्राम, सिर्फ 36 मिलीग्राम जो है वो 1 ग्राम ऑफ सेवेलमर बाइंड करता है। बट इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो इसके साथ आपको हाइपरकैल्सीमिया नहीं मिलेगा, ये एलडीएल लेवल्स को लो करता है, एडिशनली सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है हमें सेवेलमर कार्बोनेट के साथ। लेंथनम कार्बोनेट को अगर देखा जाए तो 500, 750 और 1 ग्राम की टैबलेट्स इसकी अवेलेबल होती हैं जो बाइंड करती हैं 93 मिलीग्राम्स, बट इट इज एक्सपेंसिव एंड नॉट इजीली अवेलेबल अभी, इसलिए जो है वो फर्स्ट लाइन है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए इतना रेडिली यूटिलाइज नहीं होता, कैल्सिफिकेशन का रिस्क इसके साथ भी लो होता है। न्यूअर जो है वो अगर फॉस्फेट बाइंडर्स को देखा जाए तो उसमें हमारे पास आयरन कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स आ जाते हैं लाइक फेरिक सिट्रेट, एंड वी आल्सो हैव दिस सुक्रोफेरिक ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, जिसमें 1 ग्राम जो है वो बाइंड करता है 100 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फेट। So calcium containing phosphate binders and then we have the non calcium containing phosphate binders depending upon patient का calcium and phosphorus and their product। तो ये जो है वो किडीगो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रिकमेंडेड रेंजेस हैं कि स्टेज 3 और 4 में हमने पेशेंट में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है इसको रखना होता है नॉर्मल रेंजेस में। स्टेज 5 में हमारे क्या टारगेट्स होते हैं, स्टेज 3 और 4 में आपने नॉर्मल रेंज में रखना होता है, और स्टेज 5 में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को लोअर एंड ऑफ देयर नॉर्मल रेंज में रखना है। कैल्शियम को हमने 8.4 टू 9.5, 10.5 तक जो नॉर्मल वैल्यूज होते हैं वहां तक नहीं लेके जाना, आइडियली इसको 9.5 तक लिमिट करना है। और फास्फोरस को हमने रखना है विद इन नॉर्मल रेंज दैट इज 3.5 से 5.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। इंटैक्ट इस और प्रोडक्ट को हमने कितना लिमिट करना है, कैल्शियम फॉस्फोरस प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 55। सो आइडियली पेशेंट में फॉस्फोरस और कैल्शियम अपने अप लोअर नॉर्मल में हो और फॉस्फोरस विद इन नॉर्मल रेंज होगा तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 55 से बिलो होगा। पीटीएच लेवल्स जो हैं दे शुड बी विद इन 2 to 9 टाइम्स द नॉर्मल रेंज। व्हाई नॉट नॉर्मल रेंज, पीटीएच को हम हमेशा थोड़े अपर एंड पे क्यों रखते हैं, नॉर्मल पे क्यों नहीं रख लेते कि 60 हमारी अपर लिमिट होती है तो 60 to 100 क्यों नहीं नॉर्मल कंसीडर कर लेते सीकेडी में। मैम जब सीकेडी प्रोग्रेस करता है तो जो बोन का टर्नओवर होता है वो पीटीएच पे डिपेंडेंट होता है, वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ के ऊपर चला जाता है इसलिए। नहीं, टर्नओवर तो वैसे भी डिपेंडेंट होता है, बोन के टर्नओवर में हमने पढ़ा ना कि उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर आप पीटीएच का हमने पढ़ा ना कि वो पीटीएच रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, तो वो तो नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। मैम जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है पीटीएच के यस अगेंस्ट यस, रिसेप्टर। यही मैं जवाब आपको इस पे लेके आना चाहिए थी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से।
हमारे पैराथायराइड हार्मोन की जो बोन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो हायर लेवल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ बोन टर्नओवर। इसलिए हम कहते हैं कि 2 to 9 टाइम्स जो है वो पेशेंट में हमने पीटीएच के लेवल्स को रखना है, ताकि एक नॉर्मल बोन टर्नओवर चलता रहे। ठीक है जी। सो सीकेडी की स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वही कि अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना है, क्लिनिकल एंड लैब डायग्नोसिस। उसके बाद मॉनिटरिंग की हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, विटामिन डी के लेवल्स को ट्रीट करना है, एसिडोसिस को करेक्ट करना है, और फिर हमने सीकेडी स्टेज 3 में पेशेंट को डाइटरी फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन एडवाइस कर देना है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे पेशेंट के फॉस्फेट ऑल दो बेस लाइन पे नॉर्मल होते हैं, डिस्पाइट दैट पीटीएच लेवल्स एंड दी FGF23 लेवल्स आर राइजिंग, ताकि वो फॉस्फेट को मेंटेन कर सकें। तो हम पेशेंट को उसकी वेल बींग के लिए एडवाइस करेंगे कि फॉस्फेट डाइट रिस्ट्रिक्शन करें। अब अगर फॉस्फेट डाइट रिस्ट्रिक्शन के बाद भी पेशेंट में जैसे जैसे सीकेडी प्रोग्रेस करेगा तो आपका फॉस्फेट लेवल्स हाई होंगे, तो व्हाट वुड बी अ नेक्स्ट स्टेप, इट इज कि हम फॉस्फेट बाइंडर्स दें डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का कैल्शियम प्रोडक्ट। अगर पेशेंट में प्रोडक्ट 55 से हाई है, दैट मीन्स वो तभी हाई होगा कि अगर पेशेंट में फॉस्फेट लेवल्स एक्सेसिवली हाई होंगे, तो हम पेशेंट को नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे, ताकि कैल्शियम एक्सेसिवली फॉस्फेट के साथ बाइंड करके कैल्सिफिकेशन का रिस्क ना बढ़ाए। और जब फॉस्फेट लेवल्स लो आएंगे, आपका प्रोडक्ट 55 से कम आएगा, तो फिर आप कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स सेफली पेशेंट में दे सकते हैं। अगर फॉस्फेट बाइंडर्स देने के बाद भी प्रोडक्ट नॉर्मलाइज चलिए प्रोडक्ट नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन प्रोडक्ट्स देने के बाद भी आपने सॉरी क्योंकि मैम फॉस्फेट बाइंडर्स, जी जी मैम अब तो ये जो मुझे ऐसे याद पड़ा कि मैंने जो पढ़ा था रिसेंट गाइडलाइंस, उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट को उन्होंने यूज नहीं किया, और उन्होंने कहा था कि दोनों को इंडिविजुअली मैनेज करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट को। हाँ हाँ, इंडिविजुअली मैनेज करना है, बट एक प्रोडक्ट जो है वो देखें, ये भी डीगो गाइडलाइन से ही है, एब्सोलूट ये नहीं है। 55 इज नॉट एन एब्सोलूट थिंग, इंडिविजुअली ही मैनेज करना है। और ये पुरानी गाइडलाइंस में भी ऐसा ही था कि 55 का आइडियली एक प्रोडक्ट जरूर रखना है, लेकिन मैनेज इंडिविजुअली करना है आपका। लेकिन एक वो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका आपको बेनिफिट क्या होता है, अभी ये एक रफ सी एस्टिमेशन ही है। ये हाई कब होगा, क्योंकि कैल्शियम तो आपका सिर्फ एंड स्टेजेस पे जाके हाई होगा ना, जब टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज प्रोडक्ट में हाई तभी होना है जब फॉस्फेट हाई हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हाई है तो इसका फॉस्फेट हाई है, और आप फिर पेशेंट को प्रेफरेबली नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर दें। तो मैनेज इंडिविजुअली ही करना है, बिल्कुल यही है। ओके, थैंक लेकिन यू। जो प्रोडक्ट है ना, उसका सिर्फ वो एक समझ लें कि एक आपको एडिशनल एक उससे मिल जाती हिंट मिल जाती है कि हाँ भाई पेशेंट का फॉस्फेट ही बढ़ा हुआ है, तो अभी मैंने नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर की तरफ जाना है। एब्सोलूट ये नहीं है कि जी 55 से 56 हो गया प्रोडक्ट तो अब नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर की तरफ आ जाए, ऐसे नहीं है। अच्छा, तो हमने अगर फॉस्फेट बाइंडर्स दिए लेकिन फिर भी पेशेंट की जो हाइपर पैराथायराइडिज्म है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एक्टिवेटेड विटामिन डी या एक्टिवेटेड विटामिन डी एनालॉग्स। यहाँ पे कैल्सीडायोल का बेनिफिट नहीं होगा, वो कभी भी पीटीएच को नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन नहीं कर सकेगा। ओनली दी एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है वो इनहिबिट कर सकेगी। तो हम पेशेंट में स्टार्ट करेंगे विटामिन डी एनालॉग्स, विच इंक्लूड्स योर कैल्सीट्रायोल, अल्फा कैल्सीडायोल, जो न्यूअर फॉर्म्स हैं में पेरीकेल्सिटॉल है, जिसके साथ ये देखा गया कि हाइपर कैल्सीमिया का रिस्क जो है वो रिलेटिवली लोअर होता है। अब क्योंकि कैल्सीट्रायोल का हमने देखा कि इसने गट से भी कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्ब कराना है, बोन से भी कैल्शियम फास्फोरस कराना है, किडनी से भी कराना है, तो इसके साथ प्री रिक्विजिट क्या होता है कि आइडियली आपका फास्फोरस लेवल लेस देन 5.5 हो और कैल्शियम लेवल लेस देन 9.5 हो, कि ये जो किडीगो के हमारे टारगेट्स हैं कि लोअर नॉर्मल में कैल्शियम अपने लोअर नॉर्मल रेंज में हो और फास्फोरस 5.5 से बिलो हो। ठीक है, तो वहां इतना होना चाहिए कि जाके जब हम कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम दें, सॉरी एक्टिवेटेड विटामिन डी दें पेशेंट को, तब भी उसमें अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा रेज हो तो कैल्सिफिकेशन का रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ना हो। ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। ओरल फॉर्म में आप कैल्सीट्रायोल जो है वो दे सकते हैं 0.25 माइक्रोग्राम से लेके 1 माइक्रोग्राम तक नॉन डायलिसिस पेशेंट में, और डायलिसिस पेशेंट में हम 3 माइक्रोग्राम जो है वो पर डे तक जा सकते हैं। सिमिलरली जो आईवी फॉर्म्स होती हैं उसमें हम 1 से लेके 4 माइक्रोग्राम्स पर ml पेशेंट को दे सकते हैं पोस्ट डायलिसिस 3 टाइम्स अ वीक। आईवी भी दे सकते हैं, अगर पेशेंट डायलिसिस पे हो तो आईवी एक्सेस की ईज हो जाती है, वहां पे हम आईवी यूज कर सकते हैं इफ देयर इज अ सिवियर हाइपरपैराथायराइडिज्म। अदरवाइज ओरल फॉर्म्स हम दे सकते हैं नॉन डायलिसिस में 1 माइक्रोग्राम तक, और डायलिसिस पेशेंट में हम मैक्सिमम डोज 3 माइक्रोग्राम्स पर डे तक जा सकते हैं। अगर कैल्शियम कैल्सी ट्रायोल और उसके एनालॉग से भी आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म ट्रीट नहीं हो रहा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे कैल्सीमाइमेटिक्स की तरफ।
कैल्सीमाइमेटिक्स का क्या एक्शन होता है? कैल्सीमाइमेटिक्स जो है ये बाइंड करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन पे जाके कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स के साथ, और डायरेक्टली ग्लैंड के ऊपर कैल्शियम की जो पीटीएच पे हार्मोन ग्लैंड की जो सेंसिटिविटी है फॉर कैल्शियम उसको रेज करते हैं, ताकि थोड़ा सा भी जो कैल्शियम बॉडी में प्रेजेंट है पैराथायरॉयड ग्लैंड उसके साथ सेंसिटिव हो और उसके रिस्पॉन्स में अपने अपनी स्क्रीशन को इनहिबिट कर दे। इसके साथ देखा गया हाईली बेनिफिशियल है, देखा गया इसके साथ कि सिग्निफिकेंट जो है वो रिडक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन में आती है। किस डोज पे हम जो इसका क्या प्री रिक्विजिट होता है, जैसे विटामिन डी के साथ हमने ये प्री रिक्विजिट रखते हैं कि उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस अपने लोअर नॉर्मल में हो। कैल्शियमामेटिक्स ड्रग्स के साथ हमें चाहिए कि कैल्शियम इसको स्टार्ट करने से पहले आपका कैल्शियम एटलीस्ट 8.4 से अबव होना चाहिए, बिकॉज कैल्शियमामेटिक्स आर गोइंग टू कॉज हाइपोकैल्सीमिया। पैराथायरॉयड हार्मोन जब सप्रेस होगा तो सिग्निफिकेंट हाइपोकैल्सीमिया के रिस्क को अवॉइड करने के लिए योर कैल्शियम शुड बी अबव 8.4 बिफोर स्टार्टिंग योर कैल्शियमामेटिक्स। तो किस डोज पे हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट को? 30 मिलीग्राम्स पर डे तक स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप वाइज मैनर में। वी कैन टेक इट अप टू 180 मिलीग्राम्स पर डे। और कितनी फ्रीक्वेंटली हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं? एवरी 4 वीक्स इसकी डोज को अप टाइट्रेट किया जा सकता है। क्या रिस्पॉन्स जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कैल्शियम एमेटिक्स के साथ? एटलीस्ट 30% का पैराथायरॉयड हार्मोन की रिडक्शन होनी चाहिए विद इन 3 to 4 मंथ्स। और अगर इतनी रिडक्शन नहीं हो रही तो 4 मंथ्स पे हम कैल्शियम एमेटिक्स को स्टॉप करके अपनी पैराथायरॉयडेक्टमी की कंसिडरेशन करेंगे, बिकॉज बियॉन्ड दैट इसका जो है वो आपको बेनिफिट नहीं आएगा। तो अगर कैल्शियम एमेटिक्स, अगर पेशेंट में कैल्सीमामेटिक्स भी काम नहीं कर रहे, उसमें कैल्सीट्रायोल और उसके एनालॉग्स भी काम नहीं कर रहे, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको सवेयर परसिस्टेंट मिल रहा है, तो ये आपकी इंडिकेशन बन जाती है पैराथायरॉयडेक्टमी की। पैराथायरॉयडेक्टमी कब कब इंडिकेटेड है? जब आपके पास है सवेयर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म विद हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट टर्शी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में चला गया, ऑटोनमस हो गया उसका पैराथायरॉयड हार्मोन, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कैल्सीट्रायोल और इट्स एनालॉग और टू द कैल्सीमामेटिक्स। तो द ओनली लास्ट रिजॉर्ट दैट वी हैव इसके पेशेंट में पैराथायरॉयडेक्टमी की जाए। इसके अलावा क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? कैल्सीफाइलेक्सिस, जो कि कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टेरियोपैथी अगर पेशेंट में डेवलप हो रही हो। सिमिलरली अगर किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसमें सवेयर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तो आप बिफोर ट्रांसप्लांट भी पेशेंट में पैराथायरॉयडेक्टमी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप प्रोसीड करते हैं फॉर अ ट्रांसप्लांट बिफोर गोइंग फॉर अ पैराथायरॉयडेक्टमी, तो फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट हम 1.5 to 2 years पेशेंट को देंगे। 18 to 24 months हम आफ्टर ट्रांसप्लांट वेट करेंगे टू अलाउ द पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिस्पॉन्ड टू द नॉर्मलाइज्ड इन्वायरमेंट। और अगर इतने टाइम में भी पेशेंट का पैराथायरॉयड ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं करता आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, तो फिर आप पैराथायरॉयडेक्टमी की तरफ जाएंगे। किस किस तरह से पैराथायरॉयडेक्टमी कर सकते हैं? वी कैन डू इधर पार्शियल पैराथायरॉयडेक्टमी और वी कैन डू टोटल रिमूवल विद अ फोर आर्म इम्प्लांट। पार्शियल पैराथायरॉयडेक्टमी है जिसको सब टोटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। इसमें कितने ग्लैंड्स रिमूव करते हैं? 3.5। एक किसी ने जो है वो चैट बॉक्स में आंसर सही दिया है कि 3.5, 4 ग्लैंड उसमें 3.5 हम रिमूव कर देते हैं। 3.5 आप जो है वो सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में रिमूव कर देते हैं कि जब पेशेंट में ऑटोनमस पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा तो उसमें जस्ट हाफ ग्लैंड भी सफिशिएंट है पेशेंट की बॉडी नीड्स को मीट करने के लिए। तो जस्ट हाफ अ ग्लैंड हम रिमेनिंग छोड़ते हैं। जो टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी है उसमें एक ग्लैंड को हम इम्प्लांट कर देते हैं फोर आर्म में। अगर आप क्लिनिकली आपने देखा होगा कोई किसी पेशेंट में अगर पैराथायरॉयडेक्टमी हुई हो, तो उनमें फोर आर्म में बहुत कॉस्मेटिकली बहुत ही साफ सुथरा सा स्कार होता है, कभी कभी अप्रिशिएट भी नहीं होता। जो पेशेंट के फोर आर्म इम्प्लांट्स होते हैं पैराथायराइड के, इसके उसके साथ रिकरेंस का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ए हाइपरडायनेमिक बोन डिजीज में सबसे पहले क्या है? विटामिन डी के स्टोर्स को पूरा करना है, वो उसके एडिशनल इफेक्ट्स के लिए, पैराथायराइड के लिए नहीं करना। फिर फॉस्फेट की डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है। देन वी हैव द फॉस्फेट बाइंडर्स डिपेंडिंग अपॉन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स एंड देयर प्रोडक्ट। इट कैन बी कैल्शियम बेस्ड और नॉन कैल्शियम बाइंडर्स। फिर आपके पास आ जाती हैं कैल्सीट्रायोल एंड इट्स एनालॉग। देन वी हैव द कैल्सीमामेटिक्स, और फिर लास्ट जो है वो आपके पास आ जाती है पैराथायरॉयडेक्टमी।
अगर लो टर्नओवर डिजीज की बात की जाए तो लो टर्नओवर बोन डिजीज के नाम से जो ए डायनेमिक बोन डिजीज है, इसका क्या मतलब है कि बोन की जो डायनेमिक एक्टिविटी है, जो उसका टर्नओवर है, वो इनहिबिट हो गया। बोन का टर्नओवर इनहिबिट किस किस कंडीशन में हो सकता है? रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो टर्नओवर हमारे पास किस किस कंडीशन में डिक्रीज होता है, जब खासकर ये जो हमारे फिजिशियंस और कुछ मैल प्रैक्टिसेस की वजह से ये होता है कि जब इट्रोजेनिकली हर पेशेंट में कैल्शियम फेस या कैल्शियम बेस्ड बाइंडर्स फॉस्फेट के दिए जा रहे होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी हर पेशेंट को दिए जाते हैं, ये देखे बगैर कि उसका पीटीएच क्या स्टिमुलेटेड है भी या ऑलरेडी सप्रेस्ड है, उसको सप्रेशन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इट्रोजेनिक सप्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, इसकी वजह से आपके पास ए डायनेमिक बोन डिजीज का इंसिडेंस जो है वो हमारी कम्युनिटी में भी काफी हाई है। पेरिटोनियल डायलिसिस में, क्योंकि इंट्राडायलिटिक जो कैल्शियम है उसकी परसिस्टेंटली हाई रहने की वजह से पैराथायराइड ग्लैंड्स सप्रेस हो जाते हैं। डायबिटीज में जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, द डिपॉजिट इन द पैराथायराइड ग्लैंड, इसकी वजह से आपकी सप्रेशन हो जाती है ग्लैंड की। मेल न्यूट्रिशन में, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी में आपको जो है वो बोन की एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में बोन डिजीज डेवलप होती है एज अ रिजल्ट, जिसमें हमारे पास पेशेंट में टर्नओवर नहीं होता, बोन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब पैराथायराइड ग्लैंड नहीं है, जब विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म्स नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, इवेंचुअली बोन में ना तो ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहे हैं ना ऑस्टियोक्लास्ट काम कर रहे हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ने तो काम ही तब करना है जब रैंक लाइगेंड्स एक्टिवेट होंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट ने तब काम करना है जब पैराथायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ लगेगा। तो बोन की एक्टिविटी एब्सोल्युटली खत्म हो गई। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ना तो आपके ब्लड में जो कैल्शियम अवेलेबल है और ना फॉस्फेट है, दोनों ही यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो जहाँ फॉस्फेट पहले ही हाई था, अब कैल्शियम भी नॉर्मल टू हाई मिलेगा। तो जब हम इनमें लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो इन पेशेंट्स में, इन कंट्रास्ट के जो हाई टर्नओवर बोन डिजीज में कैल्शियम रिलेटिवली लो मिलता है, ए डायनामिक बोन डिजीज के पेशेंट में आपको कैल्शियम लेवल्स हायर साइड पे मिलते हैं। सो हाई कैल्शियम, हाई फॉस्फेट और पैराथायराइड हार्मोन क्योंकि सप्रेस हुआ है, तो वो आपको लो टू नॉर्मल मिलता है, 100 to 150 और इससे भी बिलो के लेवल्स मिलते हैं। तो ये क्लिनिकली जो है वो हमें इस बात को सपोर्ट करता है कि पेशेंट हैज ए डायनामिक बोन डिजीज। ऑल्दो डेफिनेटिव डायग्नोसिस अगेन हमारा बोन हिस्टोलॉजी पे ही बनेगा, बट वी डोंट गो फॉर दैट, वी डोंट नीड दैट, क्योंकि हमें लैब इन्वेस्टिगेशन में ही सिग्निफिकेंटली समझ आ जाती है कि पैराथायराइड हार्मोन सप्रेस्ड है, जिसके साथ कैल्शियम भी अपर नॉर्मल साइड पे है, तो दैट्स ए डायनामिक बोन डिजीज। अब जब पेशेंट की बोन की एक्टिविटी ही नहीं है, उसमें कोई टर्नओवर ही नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली क्या होता है, फ्रेजाइल बोन्स होती हैं विद फ्रैक्चर्स, पेशेंट के ब्लड में हाइपरकैल्सीमिया मिल सकता है और इस कंडीशन में वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ए डायनेमिक बोन डिजीज को हमने किस तरह से ट्रीट करना होता है, ये सारी जो सप्रेशन, जो ड्रग्स हम एट्रोजेनिकली पेशेंट में स्टार्ट किए हुए हैं, अंधाधुंध कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स, विटामिन डी एनालॉग्स, कैल्शियम माइमेटिक्स हो सकता है दिए हो पेशेंट को, ये सब बंद कर देने, सब की सब पेशेंट में बंद कर देने। बेस्ट ट्रीटमेंट इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल। ए डायनेमिक बोन डिजीज में आप सब जो पीटीएच को सप्रेस करने वाले ड्रग्स हैं वो बंद कर देंगे, एक्सेप्ट फॉस्फेट, नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स। अगर हाइपर फॉस्फेटीमिया है तो उसको हमने सप्रेस करने के लिए नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स देना है, लेकिन उसके अलावा सारे जो पीटीएच को सप्रेस करने वाले एलिमेंट्स हैं वो हमने स्टॉप कर देने हैं पेशेंट में। मॉनिटर करना है इसके साथ रिस्पॉन्स को कि पेशेंट में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। एडिशनली जो फर्दर एग्रेवेटिंग इफेक्ट्स हैं उनको हमने कंट्रोल करने की कोशिश करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अगर पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस पे है और severe non-responsive adynamic bone disease है तो we can also shift the patient from peritoneal dialysis to hemodialysis. Other than that, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कैल्सीलिटिक ड्रग्स यूज किए गए थे, जैसे कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स जो हैं पैराथायराइड की स्क्रीशन को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह से कैल्सीलिटिक ड्रग्स कैल्शियम सेंसिटिव के रिसेप्टर को इनहिबिट करके पैराथायराइड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें जो है वो रोना कैलोरेट और एन कैलोरेट के नाम से ड्रग्स यूज किए गए थे, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड एफिकेसी दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड नाउ। एंड एडिशनल ऑप्शन जो है वो भी अगेन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, दैट इज टेरीपेराटाइड। इट्स ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट पैराथायराइड हार्मोन जो कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पेशेंट्स में यूज किया जा रहा है, बट करंटली द ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव अवेलेबल, इसके सारी पैराथायराइड हार्मोन को सप्रेस करने वाली जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो सब स्टॉप कर दी जाए, एक्सेप्ट फॉर नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर, और पेशेंट का रिस्पॉन्स देखा जाए। ऑस्टियोमलेशिया में हमने जो है वो पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसमें आपको बोन मिनरलाइजेशन जो है वो प्राइमरी मिनरलाइजेशन ही डिफेक्टिव होती है, अदरवाइज जो बोन का टर्नओवर है और बोन का मास है दैट इज नॉर्मल। अनदर जो डिफेक्ट हमें मिल सकता है बोन
हिस्टोलॉजी बोन बायोप्सी पे, दैट इज द मिक्स्ड यूरेमिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, जिसमें आपको मिक्स डिसऑर्डर्स मिलेंगे। आपको कुछ रीजन्स में जो है वो इंक्रीज टर्नओवर बोन डिजीज मिलेगी, कुछ में आपको डिक्रीज टर्नओवर बोन डिजीज मिल सकती है, जो सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजिकली आपको मिलेगी। ठीक है जी। The dialysis patient has a persistently elevated PTH levels of 1200 picogram per ml, despite treatment with increasing concentrations of calcitriol analogs. His calcium and phosphates are both elevated. What is the best treatment modality in this patient? डॉक्टर अली ने आंसर दे दिया, बाकी सब नहीं दे रहे। रेफर करेंगे हम फॉर पैराथायरॉयडेक्टमी। Calcium for CKD patient develops calciphylaxis. What is the most appropriate initial management for the patient? यस, फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे, वो भी नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे, और अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का एविडेंस है तो हम पैराथायरॉयडेक्टमी की तरफ जाएंगे। तो कमिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज कैल्सिफिक यूरेमिक आर्टीरियोपैथी। नाम से ही इसके भी आपको पता लग रहा है कि यूरेमिक पेशेंट्स में आर्टीरियोपैथी हो रही है, आर्टरीज की पैथोलॉजी है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाती है हमारे यूरेमिक पेशेंट्स में आर्टरीज की, दैट कैन देन रिजल्ट इन इस्कीमिया एंड गैंग्रीन, और जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग एक कंडीशन हमारे पास बन जाती है। रिस्क फैक्टर्स को अगर हम देखें तो फीमेल जेंडर में, डायबिटिक पेशेंट्स में, ओबीज पेशेंट्स में इसका रिस्क हायर होता है, मैलनरिश पेशेंट में, जहाँ पे हमारे पेशेंट में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स हायर होते हैं। सिमिलरली जो पेशेंट वारफेरिन पे जो है वो होते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस, पेशेंट जब लॉन्ग ड्यूरेशन से डायलिसिस करवा रहे हैं, इन पेशेंट में रिस्क ज्यादा होता है इसका, और वारफेरिन के साथ आपको इसका रिस्क ज्यादा मिलता है। वारफेरिन itself जो है इट्स अ विटामिन के एंटागोनिस्ट, एंड विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन इनहिबिटर्स। तो जब वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन के जो इनहिबिटर्स होते हैं, इन्हें नॉर्मल विटामिन के लेवल्स नहीं मिलते बिकॉज ऑफ यूज ऑफ वारफेरिन, दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्क फॉर द कैल्सिफिक यूरेमिक आर्टीरियोपैथी। व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन इज के आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन की वजह से इस्कीमिया, थ्रोम्बस डेवलप हो जाते हैं, दैट कैन लीड टू इस्कीमिया, which eventually can lead to gangrene and large non-healing ulcers. But initially, early सिर्फ large non-healing ulcers की फॉर्म में ये नहीं मिलता। Early calciphylaxis में you can have just purplish bruised lesions। आपको जो है वो पेशेंट में क्लिनिकली हिस्ट्री से आप एनालिसिस करेंगे कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस कैल्शियम फॉस्फोरस प्रोडक्ट पेशेंट का रेज है, पेशेंट वारफेरिन थेरेपी ले रहा है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट में, और अब उसमें इस तरह की पर्पलिश रेडिश ब्रूजिंग लीजन्स बन रही हैं। तो दिस इज अ साइन ऑफ अर्ली कैल्सिफाइलेक्सिस। और आपके डिफरेंशियल्स की लिस्ट में जहाँ पे आप मल्टीपल जो डिफरेंशियल्स अपने रखेंगे, तो एक डिफरेंशियल आपका अर्ली कैल्सिफाइलेक्सिस होना चाहिए। लेटर ऑन एज द डिजीज प्रोग्रेस, तो हमारे पास सिमेट्रिकल वेरी पेनफुल लीजन्स डेवलप होती हैं, दैट देन रिजल्ट इनटू दीज नॉन हीलिंग अल्सर्स, जो कि पेरिफेरल भी हो सकते हैं, डिस्टल कैल्सिफाइलेक्सिस की फॉर्म में बन सकता है। वन टाइप ऑफ द कैल्सिफाइलेक्सिस इज द डिस्टल टाइप, जिसमें आपको ये लिम्स पे कैल्सिफिकेशन के लार्ज अल्सर्स मिलते हैं। आर्टरीज की कैल्सिफिकेशन की वजह से स्किन पे हमें नॉन हीलिंग अल्सर्स मिलते हैं। इस एडवांस डिस्टल कैल्सिफाइलेक्सिस को हम जो आर्टीरियल डिजीज है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, उससे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मैम पेरिफेरल आर्टियल डिजीज में पल्सेस नहीं मिलेंगी, पेरिफेरी पे इस पे यस, पल्सेस मिल सकती हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ये एक फीचर है जो आपको डिफरेंशिएट करेगा डिस्टल सीयूए को फ्रॉम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। इसके अलावा जो है वो हमें सिस्टेमिक फॉर्म्स मिल सकती हैं, प्रॉक्सिमल फॉर्म्स मिल सकती हैं। प्रॉक्सिमल फॉर्म्स में क्या मिलेगा आपको? हाई एडिपोज टिश्यू वाले एरियाज में इसी तरह के सिमिलर नॉन हीलिंग अल्सर्स मिल सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल रीजन है, बटक रीजन है, थाइज और एब्डोमिन के रीजन में मिल सकते हैं। सिमिलरली जब ये हमारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, मायोकार्डियम, बावल, सीएनएस को, तो हमारे पास सिस्टेमिक कैल्सिफिक यूरेमिक आर्टीरियोपैथी आ जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए हमारे पास होता है स्किन की बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, दैट विल शो अस द मीडियल
वॉल की जो आर्टरीज की कैल्सिफिकेशन है, इन्फेक्टेड एरिया में जब आप वेसल्स की एनालिसिस करेंगे तो मीडियल कैल्सिफिकेशन मिलेगी, इंटीमल हाइपरप्लेजिया मिलेगा। बट डू वी प्रोसीड फॉर बायोप्सी इन एवरी केस? नो वी डू नॉट, बिकॉज दैट इज दिस इज ऑलरेडी अ कंडीशन जहाँ पे पेशेंट अल्सर्स को और लीजन्स, इस्कीमिक लीजन्स को प्रोन है। तो हम एक और पंच बायोप्सी लेके पेशेंट को मजीद एक इन सोर्स दे रहे हैं इंजरी का, जिसपे एक नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो सकता है। सो हम असिस्टिव जो डायग्नोसिस लेते हैं अपना क्लिनिकल असेसमेंट से, लैब इन्वेस्टिगेशन से, पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री से, और फिर इमेजिंग स्टडीज में हम देख सकते हैं कि आपको एक्सरे एग्जामिनेशन पे आपको कॉर्ड लाइक पैल्पेबल वेसल्स मिल सकती हैं, दैट शोज कि पेशेंट में कैल्सिफिकेशन है। सिमिलरली आप पेशेंट में एक्सरेज करवाएंगे तो आपको एक्सरे पे कैल्सिफाइड आर्टरीज और वेसल्स मिल सकती हैं, दैट फर्दर सपोर्ट्स के पेशेंट में जो है वो इसका एविडेंस, अगर आपको इन्वेस्ट एग्जामिनेशन पे लीजन मिल रही हैं तो ये इस तरह का एक्सरे आपका फर्दर इस डायग्नोसिस को सपोर्ट करेगा। आप एक और जो हम इन्वेस्टिगेशन यूज कर सकते हैं दैट इज टेक्टिनियम 99 बोन स्कैन्स। ये हमारे पास जो है वो एक पेशेंट में अगर देखा जाए, जो एक लेफ्ट साइड पे आपके पास नॉर्मल पेशेंट है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो इस पेशेंट में लंग्स में भी एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन डेवलप हुई है, थाइज में अगर देखें तो एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन डेवलप है। तो 99 टेक्टिनियम सिंटिग्राफी या बोन स्कैन्स जो हैं दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई पेशेंट विद कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टीरियोपैथी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो आपकी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो किस तरह से इन पेशेंट्स को हमने ट्रीट करना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, जो पेशेंट आपके पास आएगा पहली बार तो वो किसी ना किसी अल्सर, किसी ना किसी लीजन के साथ आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमने उसको लोकल ट्रॉमा अवॉइड करना है, प्रॉपर पेन मैनेजमेंट देनी है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, एंटीकोअगुलेशन में वार्फरिन को स्टॉप करके हम दूसरे ऑल्टरनेटिव एंटीकोअगुलेंट्स की तरफ जाएंगे। हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज कर सकते हैं। इफ द पेशेंट इज टेकिंग वार्फरिन फॉर डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो हम उसको ओरल एंटीकोअगुलेंट्स पे लेके जा सकते हैं। एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक के नोवल ओरल एंटीकोअगुलेंट्स आर वेरी सेफ इन अप टू स्टेज 4 एंड इवन स्टेज 5 सीकेडी। इसके अलावा अगर पेशेंट कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स या कोई भी जो है वो कैल्सी विटामिन डी एनालॉग्स ले रहा है तो वो हम स्टॉप करेंगे। नॉन कैल्शियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का एविडेंस है तो पैराथायरॉयडेक्टमी की तरफ प्रोसीड करेंगे। वॉरफेनिंग को हमने फौरन से पेशेंट में स्टॉप करना है। और एक न्यू ड्रग जो अब, ड्रग इज नॉट न्यू बट ये हमारे इस कंडीशन में कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टीरियोपैथी में इसका यूज जो है वो रिलेटिवली न्यू है, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज बेसिकली अ कैल्शियम चिलेटर, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके सोडियम को बॉडी में, सोडियम के एक्सचेंज में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डिक्रीजिंग द कैल्शियम कंटेंट ऑफ बॉडी और कैल्सिफिकेशन को जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। किस तरह से देते हैं? प्रेफरेबल रूट इसका होता है इंट्रावेनस। आफ्टर टेस्ट डोज वी गिव 12.5 to 25 grams ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 3 times a week। पोस्ट डायलिसिस पेशेंट को देते हैं ओवर 60 to 30 मिनट, 30 to 60 मिनट। आईवी रूट पेशेंट में जो है वो प्रेफर्ड होता है, अदरवाइज इंट्रालीजनल इंजेक्शंस भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंज, पेशेंट में एसिडोसिस डेवलप हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सोडियम की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड आ सकता है, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है, और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन डेवलप हो सकती है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। रेजिस्टेंट जो कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टीरियोपैथी है वो हम कब डिफाइन करते हैं? पेशेंट को हमने पेन मैनेजमेंट दी, सारे फॉस्फेट बाइंडर्स नॉन कैल्शियम कंटेनिंग स्टॉप कर दिया, वॉरफरिन स्टॉप कर दिया, सोडियम थायोसल्फेट भी दे दिया। कब उसको लेबल कर सकते हैं हम कि ये दिस पेशेंट इज रेजिस्टेंट? कोई डेफिनेशन तो होगी। एनीवन? लेकिन नहीं पता तो आप ये कहेंगे ना कि नहीं पता, कुछ तो बताएंगे फिर हम आगे चल सकेंगे।
ठीक है, तो ये कुछ पता चलेगा तो फिर हम आगे चलेंगे ना। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं बता देती हूँ। नॉन रिस्पॉन्सिव हम कहेंगे जब हमने सारी ट्रीटमेंट्स यूटिलाइज कर ली हैं। यस, किसी ने भी चैट बॉक्स में सही आंसर दिया कि अगर पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, पेशेंट ने सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को नहीं रिस्पॉन्ड किया डिस्पाइट जो है ना एवरी ऑप्शन दैट वी यूटिलाइज 3 मंथ्स के बाद भी, तो हम उसे रेजिस्टेंट लेबल करते हैं। और वहाँ रेजिस्टेंट कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टीरियोपैथी में वी हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, बिस्फॉस्फोनेट्स, अगर पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया का अभी भी एविडेंस आ रहा हो। और इसके बाद भी जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज की गई हैं, दैट इंक्लूड्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, बिकॉज एक थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है तो टीपीए भी यूज किया गया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया गया है, और विटामिन के सप्लीमेंटेशन भी यूज की गई हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ए बीटा 2 अमाइलोडोसिस। ए बीटा 2 अमाइलोडोसिस इज अ कंडीशन अगेन दैट डेवलप्स इन अ यूरेमिक पेशेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस, सीकेडी स्टेज 5 विद डायलिसिस के लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ ये पेशेंट्स में एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। ऑल्दो रेयरली, लेस कॉमनली सीकेडी स्टेज 5 नॉन डायलिसिस पेशेंट में भी डेवलप हो सकती है, मोर कॉमनली डायलिसिस पेशेंट में ही डेवलप होती है। व्हाट हैपेंस इसके बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन्स हमारे पास एमाइलॉइडोजेनिक हो जाते हैं हाई लेवल्स पे एक्यूमुलेट होने के बाद, और फिर अपनी एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन का सोर्स क्या होता है बॉडी में? मैम ये बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स बनाते हैं। कौन से? एमएचसी क्लास 1। यस, डॉक्टर जवेदिया ने सही आंसर दिए कि जो हमारे एमएचसी प्रोटीन्स होते हैं, इसमें से जो क्लास 1 प्रोटीन्स होते हैं, इनके दो सेगमेंट्स होते हैं। देयर इज द अल्फा 1, 2 एंड 3 चेन, एंड द अदर वन इज दिस बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन चेन। नॉर्मली किडनी से एक्सक्रीट होती है, नॉर्मल जो इसकी मेटाबॉलिज्म के बाद, लेकिन जब रीनल फेलियर में ये एक्यूमुलेट होती हैं और यूरिमिक एनवायरनमेंट में अमाइलॉइडोजेनिक होती हैं, दैट देन रिजल्ट्स इन दी डिपॉजिट्स जो मोस्ट प्रिडोमिनेटली ऑस्टियो आर्टिकुलर साइट्स पे होता है। इसीलिए हमें जॉइंट्स पे सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स मिलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस पेशेंट्स में होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अमाइलॉइडोसिस। अदर जो कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकती हैं, कैम्पडेक्टली मिल सकती है कि ये जो हैंड के टेंडन्स होते हैं इसके अलोंग जब ये अमाइलॉइड प्रोटीन्स डिपॉजिट होते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्चर्स कर देते हैं, तो ये आपको फिंगर के कॉन्ट्रैक्चर्स मिल सकते हैं, जॉइंट इफ्यूजन्स मिल सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज मिल सकती हैं। यही कंडीशन अगर ऑस्टियो आर्टिकुलर एरिया से प्रोग्रेस करके ऑर्गन्स में चली जाए, तो जो किसी और कंडीशन ऑफ अमाइलोडोसिस में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं वही यहाँ पे भी डेवलप हो सकती है। दैट इंक्लूड्स के हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट में, मैक्रोग्लॉसिया हो सकता है, सूडो ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ हो सकते हैं, इंटेस्टिनल परफोरेशंस पेशेंट में डेवलप हो सकती हैं। तो किस तरह से डायग्नोसिस करना होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दी बायोप्सी। बायोप्सी एनालिसिस जो आप फ्लूइड लेंगे, मटेरियल ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड एंड बोन लीजन, उसके हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन से हमें ये बीटा 2 अमाइलॉइड प्रोटीन का एविडेंस मिलेगा, और यही डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बट नॉट परफॉर्म्ड इन ऑल द पेशेंट्स अनलेस देयर इज अ हाई सस्पिशन। और इसके अलावा जो हमें अल्ट्रासाउंड है उन पे जॉइंट इफ्यूजन्स मिल सकती हैं। अगर एक्सरेज पे देखें तो हमें रेडियोल्यूसेंसीज मिल सकती हैं। इमेजिंग स्टडीज पे हम डायग्नोसिस किस तरह से बना सकते हैं? सीटी और एमआरआई पे वी कैन सी रेडियोल्यूसेंसीज, जिसकी एक ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो हमारी बुक में भी मेंशन है कि एटलीस्ट 2 जॉइंट्स आपके बॉडी में इन्वॉल्व हो। डिफेक्ट आपका जो रेडियोल्यूसेंसीज का सीटी और एमआरआई पे है वो एटलीस्ट 2 जॉइंट्स में हो। डायमी जो डिफेक्ट है दैट इज इंक्रीजिंग एट अ 30% पर ईयर का रेट, और उसके अराउंड जो जॉइंट स्पेसिस है वो नॉर्मल है, यानी कोई जॉइंट स्पेसिस का प्रॉब्लम नहीं है, और सराउंडिंग एरियाज में आपके ऑस्टियो रेडियोल्यूसेंसिस आ रही हैं, जैसे ये हमारी हैंड की बोन्स में आ रही हैं, ये आपकी जो है वो फिबुला के टिबिया पे जो है वो रेडियोल्यूसेंसिस आ रही हैं, ये हेड ऑफ फीमर में रेडियोल्यूसेंसिस जो एरो हेड से जो है वो पॉइंटेड आउट है, ये हमें मिल सकती हैं। तो किस तरह से हमें ट्रीट करना होता है इस पेशेंट को जिसमें ए बीटा 2 अमाइलोडोसिस डेवलप हो जाए? मैडम इसमें अल्ट्रा प्योर डायलिसिट यूज करते हैं, बायोकम्पेटिबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, हाई फ्लक्स स्टाइलाइजर यूज करते हैं, और बाइकार्बोनेट बिल्कुल। बफर यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने चीजें बताई हैं ये बिल्कुल ठीक है, और ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है। लेकिन इनके यूज करने का फायदा तब है जब ए बीटा 2 माइलोडोसिस डेवलप नहीं हुआ। अगर डिजीज के बारे में पूछा जाए कि ट्रीटमेंट क्या है, तो देर इज नो ट्रीटमेंट। यू आर जस्ट गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट विद फॉर देयर सिम्टम, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, एनसेड्स देंगे, पेन रिलीफ करेंगे, उसको हम सर्जिकल मेजर्स कर सकते हैं, कार्पल टनल डीकम्प्रेशन कर सकते हैं, लिगामेंट रिलीज किए जा सकते हैं, बोन स्टेबलाइजिंग सर्जरीज की जा सकती हैं।
मजीद डायलिसिस से पेशेंट को ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के साथ देखा गया है कि अमाइलोडोसिस का जो फर्दर प्रोग्रेशन है वो स्टॉप हो जाती है। इन सम केसेस में अमाइलॉइड रिजॉल्व भी हो जाता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो ट्रांसप्लांट इज अ मोर सूटेबल ऑप्शन इन पेशेंट्स के लिए वंस द डिजीज डेवलप्स। जब नहीं डेवलप हुई, और अगेन इसके केस में भी बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि हम अमाइलॉइड को ज्यादा बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन की एक्यूमुलेशन को ही प्रिवेंट करें। वो हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस हाई फ्लक्स हीमोडायफिल्ट्रेशन, ऑनलाइन हीमोडायलिसिस, अल्ट्रा प्योर डायलिसिस का यूज करें, एंड यूज करें हम बाइकार्बोनेट बफर्स को। इसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट ट्रीटमेंट अगेन इस कंडीशन में भी प्रिवेंशन होगी। A 58-year-old CKD patient has intractable pruritus despite antihistamines and topical treatments. Research suggests dysregulation in which neural receptor system contributing to CKD associate pruritus. Yes, majority is right. It's kappa opioid receptors. तो अभी हम अपने लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज यूरिमिक प्रोराइटिस। मोस्ट कॉमन अगर डर्मल मैनिफेस्टेशन, डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो सीकेडी में कौन सी होती है? यूरेमिक प्लोराइटिस। नहीं, जीरोसिस। जीरोसिस जो है दैट इज द मोस्ट ड्राइनेस। आपने देखा होगा हर पेशेंट जो है वो ड्राइनेस के साथ आता है, ऐसे बिल्कुल स्केली स्किन हुई होती है इनकी। 70% केसेस में जो है वो मोस्ट कॉमन डर्मल जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज ड्राइनेस। सेकंड मोस्ट कॉमन जो है दैट इज यूरिमिक प्लोराइटिस, जो 48% तक केसेस में जो है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। पैथोफिजियोलॉजिकली अगर इसको लिए देखा जाए तो हाइपर मल्टीपल कॉजेज हैव बीन इम्प्लिकेटेड। हाइपरपैराथायराइडिज्म, न्यूरोपैथी, यूरिमिक न्यूरोपैथी जो पेशेंट में डेवलप होती है, एक्सेसिव लेवल्स ऑफ ट्रिप्टेज एंड हिस्टामीन के प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा होना, जीरोसिस इटसेल्फ जो है वो कॉज करता है प्लूराइटिस। इसके अलावा इम्यून हाइपोथेसिस हैज बीन इम्प्लिकेटेड। ओपियोइड हाइपोथेसिस इम्प्लीकेट हुआ है कि कैपा रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, ओपियोइड कैपा रिसेप्टर्स आर डिक्रीज्ड एंड द म्यू रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट में इस ओवर एक्सप्रेशन ऑफ म्यू रिसेप्टर्स एंड डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ कैपा रिसेप्टर्स की वजह से पेशेंट में प्लूराइटिस डेवलप होता है। तो किस तरह से इस प्लूराइटिस को हमने मैनेज करना होता है पेशेंट में? सबसे पहले तो कॉमन कॉजेज को हमने रूल आउट करना है कि कोई पेशेंट में स्किन के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई डर्मल ही हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट को किसी यूरिमिक कॉज की वजह से हो सकता है उसमें अर्टिकेरिया हो, उसको कोई एलर्जीज हो, सोराइसिस हो, कोई डर्माटाइटिस की कंडीशन हो। सबसे पहले बेकॉमन थिंग्स आर ऑलवेज कॉमन, तो हमने उन्हें ट्रीट करना है। लिवर डिजीजेस को, एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज लाइक डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, इनको ट्रीट करना है। फिर पेशेंट की जो हमारी सीकेडी से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स है लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रोडक्ट है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म भी कंट्रीब्यूट करता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट को हमने ऑप्टिमाइज करना है। डायलिसिस की एडिक्वेट डायलिसिस इंश्योर करने हैं पेशेंट में। उसके बाद जब हमने अपनी सारी एस्पेक्ट्स को क्लियर आउट कर लिया, तो जनरल एडवाइस जो नॉन फार्माकोलॉजिक हम पेशेंट को देंगे दैट इंक्लूड्स यूज ऑफ इमोलियंट्स, बाथ सॉल्ट्स, अच्छे से मॉइस्चराइज करके स्किन को रखा जाए, अवॉइड किया जाए एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज एडवाइसेस एंड नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन्स दिए जा सकते हैं पेशेंट को। और अगर पेशेंट में स्टिल परसिस्टेंट प्लूराइटिस जो है वो परसिस्ट कर रहा है, तो फिर हम पेशेंट में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ आएंगे। इसमें जो हाईएस्ट एविडेंस बेस्ड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो देखी गई है मोस्ट बेनिफिशियल दैट इज द गैबापेंटिनॉइड्स। गैबापेंटिन यूज किया जा सकता है 100 to 300 मिलीग्राम पोस्ट डायलिसिस, या प्री गैबलिन यूज किया जा सकता है 25 to 75 मिलीग्राम जो है वो डेली भी, और पोस्ट डायलिसिस भी डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट सिम्टोमेटोलॉजी। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देखा गया वो गैबापेंटिनॉइड्स के साथ देखा गया है। इसके अलावा यूवीबी थेरेपी दी जा सकती है पेशेंट्स को। और जो कैपा ओपियोइड कैपा रिसेप्टर्स के डिक्रीज होने की वजह से जो एक ओपियोइड हाइपोथेसिस है, इसकी बेसिस पे हम ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो कैपा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, वो भी यूज करते हैं। वी कैन यूज नेलब्यूफिन, नेलफ्यूराफिन, दे हैव शोन बेनिफिट। एंड सिमिलरली दिस डाइफ्लाइकफेलिन जो है दैट्स आल्सो अ सेलेक्टिव kappa opioid receptor that has also shown to be very beneficial in the patients, तो ये हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च में देखा गया मजीद बेनिफिट किसी भी ड्रग के साथ, ये इवनिंग प्रीमरोज ऑयल कैप्सूल होते हैं, दे हैव बीन आल्सो यूज्ड इन दीज पेशेंट्स। टॉपिकल क्रोमोलिन सोडियम देखी गई है, SSRI sertraline has shown some benefit in patients, and similarly cholestyramine, topical capsaicin, these have also been used in the patients. So multiple different जो है, सबसे पहले general advice, उसके बाद gabapentinoids, UVB therapy and opioid receptor agonist, and then we have all the other drugs with some partial proven benefits.
जो है वो देखे गए हैं. So we can use all of these different drugs for treatment of the patients. So this was all about CKD and its complication and then how we will manage all of these. किसी का कोई question हो तो you can ask. तो ठीक है, क्लास एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.